एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मैं अनमोल शर्मा स्वागत करता हूं लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मुझे पहले कमेंट में ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही? कमेंट में ये बता दो मेरी, हाँ, मेरे को मेरी आवाज आ रही है क्या? तुमको मेरी आवाज आ रही है? यस, यस। और मेरे प्यारे बालक को एक बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट ये है, अब हर एक यूट्यूब क्लास, चाहे वो प्लस क्लास हो, अभी हर एक क्लास में आपकी एक्सपेरिमेंट होंगी, प्रैक्टिकल्स में करवाऊंगा। बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जिसको अगर मैं दिखा दूंगा तो वो तुमको जल्दी याद रहेगा और एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा है उनसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इवन अगर आप बोलेंगे सर क्या आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रैक्टिकल सिखाओगे, बेशक हमारी प्रॉप्स इस तरीके से बन रही है जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रहे और प्रॉपर नॉलेज बच्चों को डिलीवर किया जाए। सर जिनेटिक्स के लिए मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट तक को हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, किस तरीके से आपके पास हाइब्रिड सीड बनाई गई थी। ओके, हम लोग एक हफ्ते पहले से उसकी ट्रेनिंग करके रखेंगे कि जिस दिन क्लास होगा उस दिन मैं आपको प्रैक्टिकली विद प्रूफ दिखा पाऊं, जिससे कि ना कॉन्सेप्ट को रटना ना पड़े। क्योंकि इंडिया के बच्चे और फॉरेन के बच्चे में अंतर इतना ही है कि फॉरेन के हर एक बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का प्रैक्टिकल पता होता है और हमें पता नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं ना, बैठ के रटते हैं उसको। अब यार इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, इन्वेस्टमेंट मेरी लगेगी, मैं लगाऊंगा, लेकिन जो कंटेंट अभी आपको मिलने वाला है अगले 1 2 3 महीने में ना, दैट विल बी द अनब्रेकेबल। ओके, जो कि नीट की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जी। आज हम लोग आप प्रैक्टिकल का पहला भी क्लास हो जाएगा, उसको आज अपन कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग हमारी आज की क्लास को। हम लोग शुरू करें बच्चों, हमारी आज की क्लास को हम लोग शुरू करें। यस, ठीक है, एक बारी हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा था एक बारी उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जी। ओके, कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लें। यस, आइए जी, थैंक यू, चलो हाँ बहुत बढ़िया। आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास, टुडेस क्लास। ओके, आइए अभी हम लोग हमारे आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आदत है भैया, मैं जो भी कल पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करवा देते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 2 बार फ्यूजन हो रहा है। क्या डबल फर्टिलाइजेशन सारी प्लांट शो करती है क्या? क्या बेटा जी, डबल फर्टिलाइजेशन सारी प्लांट शो नहीं करती है, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, अब यार 2 फ्यूजन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मालिक यहाँ पे 2 मेल गैमेट आपके इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या होगा जी, पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर आया और उसने कहां पर अपना मेल गैमेट डिपॉजिट किया? कमेंट में सभी को बताओ। हाँ भाई, गैंग लीडर लाइव है, बताओ ये तुम्हारे पास कहां पर डिपॉजिट किया? वो सिनर्जिड में डिपॉजिट किया। क्या ये दोनों सिनर्जिड में डिपॉजिट करेगा? नो 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 नो, ये एक ही सिनर्जिड में डिपॉजिट करेगा। ये सिनर्जिड के कहां पर डिपॉजिट करेगा? तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आपके दोनों मेल गैमेट इनिशियली जाएंगे। उसके बाद पहला मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा एक्स सेल से। अगर पहला मेल गैमेट अगर एक्स सेल से फ्यूज कर रहा है, मैं इसे क्या नाम दूंगा? मैं इसे प्यार को नाम दूंगा सर सिनगैमी हो गया, संगम गैमी हो गया है, सिनगैमी हो गया है। दूसरा मेल गैमेट गया और अपने पोलर न्यूक्लियाई की तलाश में वो फ्यूज कर गया, उस फ्यूजन का मैं नाम क्या दूंगा जी? ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है जी। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड होगी जी। और सिनगैमी में तुमको क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है, जिसकी प्लॉइडी आपकी डिप्लॉइड होती है जी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने कल चीजों को समझा दी। बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या सिनर्जिड्स और एंटीपोडल बचे हुए रहेंगे? क्या बचे हुए रहेंगे? नहीं सर, जैसे हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हमारे एंटीपोडल्स और हमारे पास सिनर्जिड्स डिनेचुरेट कर जाते हैं। कहते हैं जिंदगी में आगे कुछ फायदा नहीं है, सब तो ले गया। ओके, हाथ से बैग चुका है, जिसको बैगना था वो लेके निकल चुका है। लोगों ने घर बसा लिया है ट्रिपल फ्यूजन करके और सिनगैमी करके, तो वो डिजेनरेट हो जाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर बचा हुआ है जी। एक बचा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये पैक कैसे बना? तो सेंट्रल सेल आपका मॉडिफाई हो गया बाद में पैक में, और तुम्हारा नीचे बचा हुआ है क्या? जाइगोट, जो कि आगे चल के एम्ब्रियो बनाने वाला है जी। आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले क्या होगा जी? क्या पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा या पहले एंडोस्पर्म बनेगा? बताओ, पहला एंडोस्पर्म बनेगा या पहले तुम्हारे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, या पहले एम्ब्रियोजेनी होगा? नहीं सर, पहले आपका एंडोस्पर्म बनाना पड़ेगा। अब गुरु एंडोस्पर्म कैसे बनाया जाए? तो हम लोगों ने पहले क्या किया जी? पैक को ले लिया और उसके बाद क्या था कि पैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ना, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में चले जाते हैं और इतने सारे न्यूक्लियाई बना देते हैं, इतने सारे न्यूक्लियाई की मजा आ जाता है जी। जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जो इतने सारे न्यूक्लियस बने। अब उसके बाद क्या होता है? सेलुलराइजेशन का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि सारे एंडोस्पर्म के सारे पेन के अगल बगल जो है ना सेल वॉल नहीं आती है,
कुछ के अगल बगल सेल वॉल आ जाएगी जी। जिसके अगल बगल सेल वॉल आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे निश्चित बताइए? उसे अपन कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे जी। और बचा हुआ जो रहेगा वो तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा जी। ठीक है, नारियल के पानी में जो पानी होता है वो क्या होता है बेटा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो मैं मलाई खाता हूं वो क्या खाता हूं? जो मैं मलाई खाता हूं वो क्या खाता हूं? मैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म खाता हूं जी बच्चों। ओके रेनू यार, जो भी बच्चा है प्लीज यार डिस्टर्ब मत कर, तेरा जो भी डाउट है लास्ट में ले लेंगे यार। ऐसा पढ़ाते समय ब्रेक मत लगाओ ना। अब पापा गाड़ी चला रहे हो, पापा बीच में बोले कि मैं पानी और खाना भी साथ में खाऊंगा, होगा क्या? नहीं होगा ना, फिर चीजें कोलैप्स कर जाती हैं। तो समझो थोड़ी मेरी बात को। ओके क्लास खत्म हो जाना उसके बाद, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो भी नहीं ले पाऊंगा। नहीं तो तुम्हारा 12 बजे आ जाओ। ठीक है, 12 बजे तुम्हारा डाउट ले लूंगा, तुम जा सकते हो। ठीक है चलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जी। ओके तो जाइगोट क्या करेगा बच्चों? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ओके उसी को अपन कहते हैं, जब तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा तो ये आपका एंडोस्पर्म जो है ना, वो जो है बेटा आपका यूज होता है जी। ठीक है डन। आइए जी, अब तुम्हारे पास दो प्रकार के हैं अभी एंडोस्पर्म, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में अलग अलग मिलेंगे क्या? डाइकॉट्स में क्या होता है बच्चों? एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, भुक्कड़ लोग है ना, पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है पी, बीन्स, ग्राउंड नट्स। ठीक है, और तुम्हारे मोनोकॉट्स में क्या होता है जी? एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है जी। और बेस्ट एग्जांपल है व्हीट, मेज, कैस्टर और कोकोनट। लेकिन कैस्टर क्या है बेटा जी? बाबू कैस्टर क्या है जी? कैस्टर डाइकॉट है, बट ये तुम्हारे पास इसमें भी परसिस्टेंट रहता है, आपके पास बचा हुआ रहता है एंडोस्पर्म। ओके चलो यार, फिर जाइगोट से अगर हम देखेंगे तो अब हमको जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने का है पूरा फुल फ्लैज में। तो जाइगोट पहले 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, फिर पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा बताइए? प्रो एम्ब्रियो के बाद आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा? नहीं, प्रो एम्ब्रियो के बाद आपके पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोबुलर के बाद आपके हार्ट शेप बनेंगे, और हार्ट शेप के बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा जी। मैच्योर एम्ब्रियो अगर देखेंगे डाइकॉट्स और मोनोकॉट का, तो इनिशियल फेज में तुम्हारे इनिशियल जो आपका एम्ब्रियोज होते हैं वो सेम होते हैं और आगे चल के अलग अलग हो जाते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉर्डिलोडॉन्स मिलेंगे जी। कॉर्डिलोडॉन्स के जिस पॉइंट के ऊपर का पूरा हिस्सा एपिकोटाइल कहलाएगा, नीचे वाला पूरा हाइपोकोटाइल कहलाता है जी। ठीक है, आपको हाइपोकोटाइल रीजन में क्या मिलेगा जी? रेडिकल मिलेगा, जो आगे चल के रूट में आपका डेवलप होगा जी। ओके, और तुम्हारा एपिकोटाइल रीजन में तुमको प्लीम्यूल मिलेगा, जो कि आगे चल के तुम्हारे पास स्टेम में पूरा डेवलप होने वाला है। ठीक है, बीच में तुम्हारा ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होता है जी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में, तो इसमें सिंगल कॉर्डिलोडॉन्स होता है, दूसरा कॉर्डिलोडॉन तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिब्लास्ट कहते हैं जी। ठीक है, एपिकोटाइल रीजन में तुमको क्या देखने को मिलेगा? शीथ देखने को मिलेगा। उसे क्या कहते हैं अपन? कोलियोप्टाइल कहते हैं बच्चों, कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये कोलियोप्टाइल तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर है बताओ? ये तुम्हारा कोलियोप्टाइल आपका होलो पोलर स्ट्रक्चर है क्या? इसके अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? प्लीम्यूल मिल रहा है क्या, जो आगे चलकर तुम्हारा स्टेम का टिप बना देगा। ओके, हाइपोकोटाइल रीजन में तुमको क्या मिलेगा जी? सबसे नीचे तुम्हें कोलियोराइजा मिलेगा, जो कि अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, उसके अंदर रूट कैप, और उसके अंदर तुमको क्या मिलेगा जी? रेडिकल मिलेगा, और वो रेडिकल तुम्हारा आगे चल के रूट सिस्टम बनाता है जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? एक पैसे की भी, मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, क्या यहां तक किसी को एक पैसे की भी डाउट है क्या? एक पैसे की भी सर डाउट नहीं है जी। ठीक है, आइए, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं है जी, पक्का। फॉलियर, हाँ फॉलियर और अनडिफरेंशिएटेड कौन बनाएगा आपके पास? अनडिफरेंशिएटेड आपका रूट बनाता है, मतलब वो कोलियोराइजा बनाएगा, कोलियोराइजा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या बच्चों? देखो आज 4 टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ेंगे सीड, पढ़ेंगे फ्रूट्स पढ़ेंगे, जिसका प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा आपको, मिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और चैप्टर आज अपना समाप्त हो जाएगा। ओके, और कल मैं इसका टेस्ट ले लूंगा, और मंडे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है डन, आ जाओ शुरू करते हैं जी। मेरे साथ ही सभी लोग नोट्स बनाना है यार। सीड बनाने से पहले ना हमें थोड़ा सा एक बेसिक चीज रिवाइज करना पड़ेगा। सीड बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें ना रिवाइज करना पड़ेगा जी। ठीक है, आप लोग जानते हो बेटा पिस्टिल में कितने पार्ट्स होते हैं? पिस्टिल में कितने पार्ट्स होते हैं? आपके 3 पार्ट होते हैं सर, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है चलो सर, हम सब जानते हैं। और इस प्रकार से तुम्हारा ये ओव्यूल है, और ये तुम्हारा बीच में प्लासेंटा है। ओके, अब सुनो जी, होता क्या है कि मेरा जैसे ही पोलेन यहां पे स्टिग्मा पे गिरा, और पोलेन ट्यूब क्या करेंगे? इस पोलेन को लेकर क्या ओव्यूल तक लेकर आ जाते हैं क्या? ओव्यूल तक लेकर आ जाते हैं जी। ओके, ये जो तुम्हारे पास बल्जी स्ट्रक्चर, इसे अपन क्या कहते हैं? इस बल्ज स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओके, अब ये ओवरी तुम्हारा आगे चल के क्या बनाता है? ये आपका ओवरी चल के आगे चल के फर्टिलाइजेशन करके ये फ्रूट बनाता है, ये फ्रूट बनाता है। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रूट बनाता है। और जो अंदर ये जो लाल वाला मटेरियल है, इसे अपन ओव्यूल कहते हैं। और बेटा जी ये ओव्यूल आगे चल के तुम्हारा सीड बनाता है, सीड बनाता है। दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बच्चा ये कब बनाएगा? ये कब होगा? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों इवेंट है ना, हवे में नहीं होता है, ये आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आपका होगा।
आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि फ्रूट के अंदर सीड होता है? बेटा बाबू, ओवरी अगर फ्रूट बना रहा है, ओव्यूल अगर सीड बना रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि फ्रूट के अंदर सीड होगा? माता का ये लाइन बहुत साफ साफ कहता है, माता कहती है कि बाबू, और प्रैक्टिकली भी यही तो फिजिबल है ना कि फ्रूट के अंदर ही तुम्हारा सीड आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं जी। आइए जी, अब यार यहां पे ना अगर हम बात करेंगे तो दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। एक फ्रूट को अपन कहते हैं फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी का मतलब क्या होता है, और एक होता है तुम्हारे पास ड्राई फ्रूट्स। ओके, ड्राई फ्रूट्स में तुम्हारे को याद है कौन? ग्राउंड नट आता है, पीनट्स आते हैं, सारे नट्स वाले कैटेगरी आपके ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। अब ड्राई का मतलब क्या है बेटा, और तुम्हारे पास फ्लैशी का मतलब क्या है? देखो, हम लोग जानते हैं ओवरी के वॉल को अपन क्या कहते हैं? ओवरी के वॉल को अपन क्या कहते हैं बताइए? ओवरी का वॉल, या मैं इसे फ्रूट का वॉल भी कह सकता हूं क्या जी? मैं इसे फ्रूट का वॉल भी कह सकता हूं। हम इसे क्या कहते हैं बताइएगा? बताइएगा, हम इसे हम इसे पेरिकार्प कहते हैं क्या? हम इसे पेरिकार्प कहते हैं। ओके, पेरिकार्प। देखो, कार्प का मतलब ही क्या होता है? व्हेनेवर द वर्ड कार्प इज यूज, कार्प का मतलब होता है फ्रूट्स। ओके, बहुत बारी। अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे फ्लैशी, तो फ्लैशी में क्या होगा बच्चों? जो मेरे पेरिकार्प होंगे, क्या वो डिफरेंशिएटेड होंगे? क्या वो डिफरेंशिएटेड होंगे? ये सर, कैसे डिफरेंशिएटेड होंगे? मालिक कैसे डिफरेंशिएटेड होंगे? देखो, हम लोग को प्रॉपर्ली आउटर लेयर देखने को मिलेगा, मिडल लेयर देखने को मिलेगा, और मुझे मालिक इनर लेयर भी देखने को मिलेगा। मिलेगा मुझे, मिलेगा। आउटर लेयर को मैं क्या नाम बोलूंगा बताओ श्रेया? निश्चित बताइए, आउटर लेयर तुम्हारा क्या बनाएगा? आउटर लेयर को अपन कहते हैं ईपीकार्प, ईपीकार्प कहते हैं। ठीक है, मिडल लेयर को अपन कहते हैं मीजोकार्प कहते हैं, और अंदर वाले लेयर को गुरु अपन क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। कहते हैं क्या? ओके, अच्छा। लेकिन अगर फ्रूट अगर ड्रायर है तो क्या ये पेरिकार्प नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, बट इट इज अनडिफरेंशिएटेड। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है ना, फ्यूज रहता है। अरे मूंगफली का दाना कभी छिले हो ट्रेन में जाते जाते, है ना? जैसे कि व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो इन द गांव, जैसे कि मैं मुंबई से बिहार जाता हूं, तो ट्रेन से जब हम लोग पहले जाते थे तो 3 दिन लगते थे जाने में, क्योंकि अवध एक्सप्रेस गाड़ी का नाम था भाई, वो 9 स्टेट घुमा के लेके जाती थी। ठीक है, तो मूंगफली का छीलते थे, तो जो छीलते हो ना आप लोग, दैट इज योर पेरिकार्प, जो आप छीलते हो। ओके, यस, ठीक है। चलो जी, आइए जी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई भी दिक्कत है बच्चों जी? चलो, यहां तक इज देयर एनी डाउट, सिंगल लेटर ऑफ डाउट टिल हियर? ओके, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए, अभी हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करेंगे तो फ्लैशी का बेस्ट एग्जांपल कौन है? फ्लैशी का बेस्ट एग्जांपल कौन है? मैं मैंगो ले लूं क्या? क्या मैंगो ले लूं क्या? अरे टेंशन मत लो यार मोहम्मद हरीशा, वो बन जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वो बन जाएगा ना, वो बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, इसको मैं टीम को बोलूं भाई, इसको बच्चे को हटा दिया जाए। ओके, ठीक है, वो ऐसे आया है, फर्जी बच्चा आया है। ठीक है, चलो आ जाओ जी। ओके, मैंगो है, मैंगो। आइए जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखा जाए बच्चों, प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली भी चीजों को समझते हैं। आइए, कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली भी चीजों को समझने के लिए जी। ठीक है, आइए जी, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं? आप यहाँ पे कुछ चीज देख पा रहे हैं? यस, आप लोग यहाँ पे कुछ चीज देख पा रहे हो? ये मेरे पास क्या है? व्हाट इज दिस? ये मेरा मैंगो है बेटा, ये हमारा मैंगो है जी। ठीक है, अब मैंगो का जब मैं यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लूंगा, मतलब अगर मैं मैंगो को इस तरीके से, ये क्या हो गया भाई, सॉरी, अगर मैं मैंगो को ऐसे काटूंगा, ठीक है, इस तरीके से तुमको काटना सिखाया जा रहा है, अगर इस तरीके से अगर मैं काटूंगा तो क्या मैं तीनों लेयर को देख पाऊंगा? मैं तीनों लेयर को देख पाऊंगा जी। ठीक है, अब देखो, अगर तुम देखोगे तीनों लेयर को, तो सबसे बाहर का लेयर तुमको ये मिलेगा क्या? ये सबसे बाहर का लेयर तुमको मिलेगा क्या? इसे मैं क्या नाम दूंगा बताइए बेटा जी? इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, इसे हम लोग कहते हैं ईपीकार्प कहते हैं। ये तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है। क्या तुम ईपीकार्प को कभी खाते हो क्या? हम लोग ईपीकार्प कभी भी नहीं खाते हैं। ये हो गया तुम्हारा ईपीकार्प हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ना चम्मच से इस चीज को निकाल दिया। ये तुम्हारे पास क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? ओके, ये इसके अंदर था, ऐसे था कुछ, मैंने इसको निकाल दिया।
ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये मीजोकार्प कहलाएगा बच्चों, ये तुम्हारा मीजोकार्प। क्या मीजोकार्प को खाया जाता है क्या? तो ये आपका नीट में सवाल आया हुआ है कि इडिबल पोर्शन कौन सा होता है बेटा जी, इडिबल पोर्शन कौन सा होता है जी, बताइए। इडिबल पोर्शन, इडिबल पोर्शन आपके पास होता है मीजोकार्प आपका होता है जी। ओके, मीजोकार्प होता है जी। डन, आइए जी। इसके बाद ये जो गुठली होती है, इस ओवरऑल गुठली को अपन क्या कहते हैं, इस ओवरऑल गुठली को अपन क्या कहते हैं जी, बताइए। इसको अपन कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं। हम लोग एंडोकार्प को कभी भी नहीं खाते हैं, हम लोग एंडोकार्प भी कभी भी नहीं खाते हैं जी। डन है। तो ये हो गया तुम्हारे पास एपिकार्प, ये हो गया तुम्हारे पास क्या बच्चों, मीजोकार्प, और ये हो गया तुम्हारे पास एंडोकार्प। अब देखो जी क्या बेटा, अब एंडोकार्प के अंदर तो ये तुम्हारे तीनों मिलके क्या बना दिए बेटा जी, ये तीनों मिलके तुम्हारे क्या बना दिए, ये तुम्हारे पास फ्रूट के वॉल लेयर बना दिए। ओके, पेरिकार्प आपका, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। इसके अंदर क्या मिल रहा है, ये व्हाट इज दिस, अगर तुम देखोगे तो मैंने इसको कल रात को ना खोल दिया, ये क्या है बेटा जी। ओके, एंडोकार्प के अंदर ये क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सीड, ये आपका सीड कहलाता है। ओके यस, लेकिन क्या हम लोग तोड़ के डालते हैं क्या बेटा जी, क्या हम लोग तोड़ के डालते हैं क्या, कभी भी तोड़ के डाल नहीं, हम लोग यहाँ पे एंडोकार्प को एज इट इज जो है ना, इस गुठली को हम लोग एज इट इज सॉइल में डाल देते हैं, और ये पानी लेकर क्या करता है, एक न्यू मैंगो प्लांट्स में डेवलप कर जाता है। क्या ये बात है क्लियर है सभी को, क्या ये बात है सभी को क्लियर है, यस ठीक है। चलो जी, क्या ये बात है सभी को क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इडिबल पोर्शन कौन सा होगा यहाँ पे इडिबल पोर्शन कौन सा होगा, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं। ओके, और भी प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा मैं। ओके, इडिबल पोर्शन कौन सा है, मीजोकार्प है। तो जो आम का जूस बनता है वो भी किनसे बनता है जी, ओके यस ठीक है। एक मिनट रुको यार, अब यार बच्चे सब परेशान कर देंगे। हाँ, काउंसलिंग अगर आ गया है ना, नहीं अभी तो नहीं आया है, नीट 24 काउंसलिंग नहीं आया भाई, जो भी है तो तुम रेफरेंस यहाँ पर डाल दो, मैं बच्चों को बाद में शेयर कर दूंगा। अरे सर काउंसलिंग का शेड्यूल समझा दीजिए, पहले आ गया अपडेट, बाद में लेक्चर लीजिएगा। हैरिस भाई वो बता देंगे आपको, ठीक है। आइए जी, चलो ओके, आ गया है क्या, आ गया, रुक जाओ एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। अभी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, अगर होगा तो भाई लिंक डाल देना। नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। ओके, अपडेट अबाउट री, नहीं ओके, पहले क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, ठीक है। चलो जी, आइए जी, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है क्या, टिल ईयर, ओके यस ठीक है, टिल ईयर एनी डाउट, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं, अगर आएगा तो बता दिया जाएगा, हमारी टीम है ना, बता देगी जी। ओके, पहले क्लास जरूरी है हमारे पास, ठीक है, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, ऐसा डिस्टर्ब मत करिए, अगर आया तो दूसरे यूट्यूब चैनल पे देख लो जी, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को जी, यहां तक बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीड के बारे में, पहले वी विल टॉक अबाउट दिस सीड। आइए सीड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट्स पढ़ेंगे और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ने वाले। सीड एक्चुअली में क्या होता है, सीड तुम्हारा ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है क्या, बिकॉज आपका ओव्यूल आगे चल के सीड बनाने वाला है जी। ओके, ओव्यूल अगर आपको याद होगा, ओके हम खाते हैं आप लोग मीजोकार्पो, यस, जो कि तुम्हारे पास कैसा होता है जी, ओके पल्पी होता है, और इसी से तुम्हारे पास आमरस का जूस बनता है जी। ओके, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, अगर आपको याद होगा तो ओव्यूल के कवरिंग के लिए क्या था, इंटीग्यूमेंट्स था। ओके, इंटीग्यूमेंट्स था जी। तो यहां पे जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ओव्यूल्स के जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली में क्या बनाते हैं, वो आपके मेच्योर होके क्या बनाते हैं, वो आपके मेच्योर होके क्या बनाते हैं, जो इंटीग्यूमेंट्स है आपके ओव्यूल्स के, वो मेच्योर होके तुम्हारे पास सीड कोड बनाते हैं, वो सीड कोड बनाते हैं, ये तुम्हारे सीड कोड बनाते हैं जी। ओके ठीक है, आइए जी। अब सीड कोड में तुम्हारे दो लेयर है, ओके सीड कोड में तुम्हारे दो लेयर होते हैं जी। ओके ठीक है, ओके चलो जी। अब सीड कोड में जो आउटर लेयर है उसे अपन टेस्टा कहते हैं क्या, और जो इनर लेयर है उसे अपन क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। आउटर टेस्टा और इनर अपन उसको टेगमेन कहते हैं जी। डन, आउटर टेस्टा और हमको उसको इनर को हम लोग टेगमेन कहते हैं जी। ओके, आ जाओ जी, आगे की ओर बढ़ते हैं अभी। अब क्या होता है बेटा जी, क्या सीड जो होता है वो कुछ समय के लिए डोरमेंसी या इनएक्टिव स्टेज में जाता है क्या, बहुत बार अगर तुम देखते हो तो सीड 1,000 साल तक जर्मिनेट ही नहीं करता है जी,
सीड के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इस स्पेशल प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं सीड शोज एक स्पेशल प्रॉपर्टी। उस स्पेशल प्रॉपर्टी का नाम क्या बच्चों? उस स्पेशल प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? डोरमेंसी। डोरमेंसी। अब डोरमेंसी का मतलब क्या होता है जी? डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना। इनएक्टिव हो जाना। अब देखो यार, कॉमन सी बात है, तुम देखो एक अमीर व्यक्ति में और एक साधु में क्या अंतर है? अमीर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी मटेरियल जिंदगी में इतने पैसे हो, मैं रोल्स रॉयस में घूमूं, मेरे पास आईफोन के लेटेस्ट वर्जन हो, सब कुछ फैसिलिटी मुझे मिले, ठीक है। लेकिन क्या उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा टेंशन भी रहता है क्या कि मेरा किसी दिन गाड़ी चले जाएगा, किसी दिन चोरी ना हो जाए? होगा, ठीक है। और एक वही साधु व्यक्ति जो है जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हिमालय पर्वत पे चले गया है और वो दिन भर मेडिटेशन कर रहा है, क्या उसके पास खोने के लिए कोई चीज बची हुई है? कोई चीज नहीं बची हुई है जी। मतलब क्या मैं कह सकता हूं क्या कि वो डोरमेंसी वाले स्टेट में है, वो एक इनएक्टिव स्टेट में, लेकिन जिंदा है। व्यक्ति दोनों जिंदा है, लेकिन एक डरा है कि भैया कभी भी पैसा सब खत्म हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को टेंशन नहीं है, वो इनएक्टिव स्टेज में है। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव होना। अब यार सीड इनएक्टिव कैसे होती है? सर आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि भाई एंडोस्पर्म में इतना फूड रिजर्व होता है, सब है। अब ये इनएक्टिव कैसे? देखो, इनएक्टिव सीड जब जाता है तो सबसे पहले अपने वो वाटर के कंटेंट को कम कर लेता है। क्या करता है ना, अपने वाटर के कंटेंट को कम कर लेता है, इज रेड्यूस्ड। जैसे ही वाटर के कंटेंट को अगर कम कर दिया जाएगा, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तुम्हारी कम हो जाएगी क्या? हेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेड्यूसेस। क्या बात सही है? क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी यहां पे रेड्यूस हो चुकी है अभी? मतलब ये ज्यादा भी मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा और ये इनएक्टिव स्टेट में ज्यादा समय तक रहेगा जी। अच्छा, अब यहां पे कितना होता है जी? तुम्हारे पास मास कितना होता है जी? 10 से 15% आपके पास मॉइस्चर होता है क्या? बाय मास परसेंट मॉइस्चर बाय मास आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास डोरमेंसी है जी। और क्या डोरमेंसी में जब कोई सीड जाता है तो क्या वो बहुत समय तक रह सकता है क्या? हाँ, ऐसे प्लांट्स, ऐसे तुमको सीड देखने को मिले जो 10,000 जो 2,000 साल तक डोरमेंसी स्टेट में रह ही गए, ठीक है। जब इनको पानी मिलेगा, जब पानी मिलेगा तो ये ग्रो करेंगे। तुम देखो यहां पे कैसे काम कर रहा है, इसके पास खुद पानी कम है या ज्यादा? बताइए, इसके पास खुद पानी बहुत कम है, तभी तो ये तुम्हारा डोरमेंसी स्टेट में है। अगर मुझे डोरमेंसी को ब्रेक करना है, फेवरेबल कंडीशन आया, मैं सीड को बोने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? बताइए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? पानी देंगे। हम एक्सटर्नली पानी देना शुरू करेंगे। जब आप पानी देते हो तो अपनी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा लेता है, ठीक है, और फिर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके लिए पानी दिया जाता है। ओके, यस, ठीक है, चलो जी, चलो जी, आ जाओ। तो यहां तक किसी को डाउट है क्या बेटा? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या जी? ओके, तो ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। अच्छा, क्या सीड की वाइबिलिटी होती है बच्चों जी? हर एक सीड की क्या वाइबिलिटी होती है? हाँ, तो जैसे तुम लोग यहाँ पे पानी दोगे तो वाटर की मेटाबॉलिज्म सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जी। ओके, क्या हर एक सीड की एक वाइबिलिटी होती है क्या? जैसे अगर आपको याद होगा, सो पोलन की वाइबिलिटी अपन ने पढ़ा था, क्या उसी प्रकार? ठीक है, फैजान एमबीबीएस बाद में बता दूंगा ना मैं, मतलब छूटा नहीं जा रहा है ना, बाद में भी कर सकते हैं उसको। ओके, बात बता देंगे। ओके, चलो जी, सुनो, तो सीड की वाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सीड की वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीड की वाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि सीड कितना एक्टिव है, कि मतलब सीड कब तक जिंदा रह सकता है जी। तो सीड की वाइबिलिटी का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम विच सीड हैज एबिलिटी टू जर्मिनेट। पीरियड फॉर विच सीड हैज एबिलिटी टू जर्मिनेट। क्या इसी को कहते हैं क्या जी? सीड वाइबिलिटी वो पीरियड होता है सीड का जिसके पास एबिलिटी होता है जर्मिनेट करने का जी। लेकिन अब सीड वाइबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ओल्डेस्ट, अगर हम एक ओल्डेस्ट अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उसका नाम है ल्यूपिन। जो ल्यूपिन का जो सीड है, ल्यूपिन का जो सीड है, ये कहां पे आपको मिला था? इन ल्यूपिनस आर्टिकस। ओके, आर्टिकस।
अब इसको कहां से एक्सावेट किया गया था, इसको कहां से लिया गया था, इसकी एक्सावेशन कहां से की गई थी, एक्सावेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। ये ठंडी का जगह है, ये ठंडी वाला जगह होता है, आर्टिक टुंड्रा से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है, ल्यूपिनस आर्टिकस को जी, इसको अपन ल्यूपिन का सीड भी कहते हैं। ये फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कितने हजार साल तक डोरमेंसी में था बताओ, ये 10,000 साल तक डोरमेंसी में था। ये 10,000 साल तक आपका डोरमेंसी में था। क्लियर है, क्लियर है, यस, 10,000 साल तक ये डोरमेंसी में था जी। अब सुनो, सेकंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड है, मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड। अगर हम मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डेट पाम। ओके, डेट पाम, डेट पाम को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, खजूर कहते हैं, खजूर। ओके, इसे हम लोग खजूर कहते हैं। ओके, यह इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, फिनस डिक्टाइलीफेरा। ओके, फिनस डिक्टाइलीफेरा, हाँ, फिनस डिक्टाइलीफेरा फेरा। क्लियर। अब इसको कहां से आइसोलेट किया गया था, इसकी एक्सर्वेशन कहां से की गई थी जी, इसका वेटेड फ्रॉम, देखो एक किंग हेडोड थे, किंग हेडोड जो थे उनका एक पैलेस था डेड सी के पास, वहां पर उनके लॉन में ये सीड है ना 2000 साल से वहीं पे था। ओके, तो इसको एक्सकवेट किया गया था जब आर्कियोलॉजिकल जब टीम गई थी ओके किंग हेडोड के पैलेस में, तो वहां से इसके सीड को ना निकाला गया था जी। कहां से जी, एट किंग हेडोड्स पैलेस। ओके, पैलेस नियर डेड सी। तो डेड सी, ओके, डेड सी के पास उनका ये पैलेस था किंग हेडोड का, वहां के लॉन से इसको निकाला गया था। और इसकी डोरमेंसी कितनी थी बच्चों जी, इसकी डोरमेंसी 2000 साल ईयर इसकी डोरमेंसी थी। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या जी, जल्दी बताओ जी। ओके, ठीक है, यस, यहां तक किसी को एक पैसे का भी डाउट है क्या, एक पैसे का भी किसी को डाउट है क्या, यहां तक क्लियर, क्लियर, पक्का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। अब देखो जी, हमारे पास दो प्रकार के सीड होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के सीड होते हैं, एक को अपन कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और एक को अपन क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक का ही दूसरा नाम होता है एल्बुमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड, और नॉन एंडोस्पर्मिक का नॉन एल्बुमिनस, ये एक्स एल्बुमिनस मिनस। अब ये मुझे बताओ कि एंडोस्पर्मिक सीड किस में देखने को मिलेगा। ओके, ये तुम्हारे मोनोकॉट्स में मिलता है क्या जी, ये मोनोकॉट्स में मिलता है जी। ओके, यस यस, आपके पास मोनोकॉट्स में आपको मिलता है जी। ओके, मोनोकॉट्स में आपको मिलता है जी। अब बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या एंडोस्पर्म यहां पे कंप्लीटली कंज्यूम होता है क्या, नहीं, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, कंप्लीटली कंज्यूम आपका नहीं होता है। मतलब क्या, इन सीड के पास, इन सीड के पास एंडोस्पर्म होता है, इनके पास आपका एंडोस्पर्म होता है जी। ओके, ठीक है, यस, चलो जी, आ जाओ जी। यहां तक कोई डाउट है क्या जी, यहां तक कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ओके, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया। और क्या तुम्हारा कैस्टर भी होगा क्या जी, कैस्टर नहीं, आपका यहां पे ऑर्किड आ जाएगा। कौन आएगा बताओ, कौन आएगा, यहां पे तुम्हारा कैस्टर भी आएगा। ओके, लेकिन कैस्टर तुम्हारा क्या है, कैस्टर ये आपका डाइकॉट होता है क्या, ये डाइकॉट है,
कैस्टर आपका डाइकॉट है, बल्कि कैस्टर आपका डाइकॉट है, बट ये आपका एंडोस्पर्मिक होता है, बट ये आपका एंडोस्पर्मिक है। डन है? यस, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में, अगर हम बात करेंगे, ओके ठीक है, चलो जी, ओके काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है भाई, काउंसलिंग कौन बोल रहा है शुरू हो गया है? काउंसलिंग शुरू हो गया है? नहीं हुआ है शुरू भाई, शुरू हो गया है क्या? कुछ अभी ऑफिशियली अपडेट तो आया नहीं है भाई। ओके तो प्लीज यार मत करो ऐसा डिस्टर्ब, अगर नहीं बात ऐसा बच्चे डिस्टर्ब होंगे, पता क्या फिर बच्चे है ना ये क्या कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर मत करो, अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ओके सॉरी भाई, नहीं आया, अभी नहीं आया जी। ओके अभी अपडेट आया है क्या यार? ऐसा फिर पता है बच्चे ना फिर निकल लेते हैं, पढ़ते नहीं है, फिर ये तुम्हारे चक्कर में पता क्या होगा ना कि और ये जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। नीट 24 काउंसलिंग को लेकर कोई अभी न्यूज ही नहीं दिख रहा है, लिखा है 6 जुलाई। सर ये ऐसे ही है, चलो कोई नहीं, आ जाओ जी। अब नॉन एंडोस्पर्मिक, जो नॉन एंडोस्पर्मिक है वो तुम्हें किस में देखने को मिलेगा? ये डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है जी। ओके कैस्टर में एक्चुअली क्या होता है ना, फूड रिजर्व बच जाता है, सीड में ना एंडोस्पर्म बच जाते हैं जी। ओके ठीक है, आइए जी डाइकॉट्स। अच्छा, क्या एंडोस्पर्म यहां पे कंप्लीटली कंज्यूम होता है क्या? यस, डाइकॉट में एंडोस्पर्म तुम्हारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जी। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ये ध्यान रखो। मतलब क्या, सीड के पास एंडोस्पर्म होगा क्या? नहीं होगा। सीड डजंट हैव एंडोस्पर्म, उनके पास एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है। ओके अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन है? इसके एग्जांपल तुम्हारे पास सारे सारे डाइकॉट्स आ जाएंगे, ऑल डाइकॉट्स, ऑल डाइकॉट्स, जैसे कि तुम्हारा पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया, ये सब के सब एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे। ओके अच्छा अब सुनो ध्यान से, लेकिन यहां पे आपका एक्सेप्शन भी है। कौन है वो? एक मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट होता है जो इसका एक्सेप्शन है। कोई बताएगा कौन है वो? वो है तुम्हारे पास ऑर्किड, वो है तुम्हारा ऑर्किड। ऑर्किड इज योर एक्चुअली मोनोकॉट, बट ये होता क्या है आपके पास? नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब इसमें आपका एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ रहता नहीं है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है जी। डन है बच्चों? डन है? डन यहां तक, यहां तक डन है। अच्छा अब सुनो जी, ये हो गया आपके पास दो प्रकार की सीड आपने पढ़ लिया, एक पढ़ लिया एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन एक और एक प्रकार का सीड होता है, ओके एक और एक प्रकार का सीड होता है, उसका नाम होता है पेरिस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं उसे अपन? पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। बेटा जी पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है, अब इसको समझते हैं जी। ओके ऐसा सीड जिसमें पेरिस्पर्म रहता है। देखो हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने ये बोला है ना, अब पेरिस्पर्म का मतलब होता है न्यूक्लियस का रिमेन्स। मैं पहले लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं जी। दे हैव अ पेरिस्पर्म, और ये पेरिस्पर्म क्या है? रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब रिमेनिंग्स ऑफ न्यूक्लियस। रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस जो रहता है ना, जो रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस रहता है ना बेटा जी, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, या परसिस्टेंट न्यूक्लियस भी से कहते हैं जी। पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्लियर है? ओके रिमेनिंग जो, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो भी तुम्हारे न्यूक्लियर सेल्स हैं, एंटीपोडल्स है, ये सबके सब क्या होते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं क्या? लेकिन कभी कभी ऐसा सीड बन जाता है जहां पे तुम्हारे पास न्यूक्लियस के जो सेल्स है ना वो बच जाते हैं और वो सीड में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। उसी को अपन कहते हैं बच्चों क्या? पेरिस्पर्मिक सीड, जिनके पास पेरिस्पर्म रहता है। पेरिस्पर्म कुछ अलग चीज नहीं है, जिनमें न्यूक्लियस का रिमेन्स देखने को मिले, वैसे सीड को अपन पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है जी? ब्लैक पेपर, ये पेपर में आता है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर इज अ बेस्ट एग्जांपल जी। ओके बीट, बीट भी तुमको याद रखना है। ये जो कॉफी के बीन्स होते हैं ना, कॉफी,
उसमें भी आपको देखने को मिलता है जी। डन है? ओके, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है जी बच्चों। क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये बातें सभी को अच्छे से क्लियर हो गई? क्या अच्छे से क्लियर हो गई? डन है? डन अंडरस्टैंड? ओके, चलो जी आइए। अभी हम बात करेंगे, हमारा एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है फ्रूट्स। उसके बाद अपन एनसीईआरटी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे जी। ओके, फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स। अब देखो, हमारे पास ना 3 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, या ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ओवरी, विच डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो तुम्हारे मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं जो अपन खाते हैं, क्या वो तुम्हारे ट्रू फ्रूट्स हैं? क्या ट्रू फ्रूट्स हैं? यस सर, आइए। अगर हम बात करेंगे दूसरे फ्रूट्स के बारे में, जिसको अपन कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है? वो फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी। अदर देन ओवरी का मतलब क्या? थैलेमस। मतलब थैलेमस ने कंट्रीब्यूट किया फ्रूट फॉर्मेशन में, थैलेमस कंट्रीब्यूट करा फ्रूट फॉर्मेशन में। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होगा जी? एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर है? एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी जी। डन है बच्चों? यस। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अगर अब हम बात करेंगे हमारे अगले फ्रूट्स के बारे में, जिसको अपन कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। यार बच्चों, पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? वो फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बने। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस, फ्रूट जब बने विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा गुरु? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा जी? बनाना। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो बनाना होता है वो तुम्हारे पास सीडलेस होता है। ओके, बनाना। ओके, क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? क्या टिलियर? क्या टिलियर? एनी डाउट? सिंगल लेटर ऑफ डाउट? यहां तक किसी को भी डाउट है? पक्का? यस, हाँ जी। चलो जी, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास फूड रिजर्व बचते कैसे हैं? सवाल ये भी है कि सर क्यों कोई सीड एंडोस्पर्मिक और कुछ तुम्हारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक है? तो फूड रिजर्व बचने का मेन रीजन तो तुम्हारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो, हमारे पास फूड रिजर्व इसी के लिए दिया जाता है कि एक तो नरिशमेंट हो तुम्हारे पास एम्ब्रियो का, और दूसरा कि जब एडवर्स कंडीशन आए, अनफेवरेबल आए, उस समय भी तुम्हारे पास उसका उपयोग लिया जाए। ठीक है? जब बहुत बारी यूज कर लेता है, इसका मतलब आपका मैसिव सेल डिवीजन चल रहा है, उसके लिए पूरा का पूरा आपका यूज हो जाता है कभी कभी एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक में। ठीक है, चलो आ जाओ जी। डन। आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करें। लेट्स हैव द एनसीईआरटी की रीडिंग। उसके बाद अपन एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ते हैं। मैंने सारी बातें अभी यहां तक की पढ़ा दी आपको। ओके, चलो जी आइए। अब सीड के बारे में बात करेंगे। सीड तुम्हारा क्या है जी बच्चों? ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ये आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जी। ओके, यस, ये आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जी। चलो जी, रुक जा, मैं बताता हूं। सॉरी, बता देते हैं। ठीक है, रुक जी। सीड तुम्हारे पास फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। देखो, इन द एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में क्या सीड तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? अच्छा, इसको अपन ऑफन क्या डिस्क्राइब करते हैं? इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये तुम्हारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ओव्यूल तुम्हारा सीड बनाता है जी। ओके, आगे की ओर सुनो। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। क्या यही बात मैंने आपको बताया था क्या जी? बिकॉज अगर आपको याद होगा गुरु, तो ये मेरा ओवरी है और ये तुम्हारा ओव्यूल है। ठीक है, समझो, मैं यहां पे लिखा देता हूं कि ये मेरा ओवरी है और ये मेरा ओव्यूल है। ओवरी क्या बना दिया? ओवरी ने मेरा बना दिया गुरु क्या? फ्रूट्स, और ओव्यूल ने सीड बना दिया। मतलब क्या? सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है क्या? जो फ्रूट सीड है वो फ्रूट के अंदर है जी। इसके लिए यही बात यहां पे बोला गया क्या कि सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आता है बच्चों। ओके, सीड आपका कहां पर बनेगा जी? फ्रूट्स के अंदर बनेगा जी। ठीक है, अच्छा। अब एक टिपिकल सीड जो रहता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है और मैंने तुमको पीछे ही बताया। एक टिपिकल सीड में 3 चीज आपको देखने को मिलती है। पहली है तुम्हारी सीड कोट। सीड कोट एक्चुअली में किनसे मिलकर बनती है बताओ?
ये तुम्हारे इंटीग्यूमेंट से मिलकर बनती है जी। ओके यस। अब तुम्हारे सीड कोड के नाम पे यहां पे क्या क्या होगा जी? आउटर टेस्टा और इनर टैगमेन। आउटर टेस्टा और इनर तुम्हारा टैगमेन, ये होगा। यस ठीक है जी। ओके ठीक है, चलो आ जाओ जी। आइए अब कॉटिलिडॉन्स। अच्छा कॉटिलिडॉन्स में क्या होते हैं जी? ओके फूड रिजर्व। ओके फूड रिजर्व। और तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सेस। अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सेस जो है ना, ये चीजों को डिवाइड करता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में। हाइपोकोटाइल में। ओके डन है बच्चों। यस ये बात है क्लियर है सभी को? ये बात है क्लियर है जी? ओके यस चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनो जी, अब जो कॉटिलिडॉन्स होता है एम्ब्रियोस के, ये एक्चुअली में सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्या? कुछ जो आपका कॉटिलिडॉन्स होते हैं, डाइकॉट में 2 मिलेंगे, मोनोकॉट में 1 मिलेगा, और मोनोकॉट में ग्रास के अंदर उसे क्या कहते हैं? स्कूटलम कहते हैं जी। तो कॉटिलिडॉन एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर, जिसके जो जनरली क्या होता है, ये थिक होगा। याद रखना ये फीचर है तुम्हारा किसका? कॉटिलिडॉन्स का। ये तुम्हारा जनरली थिक होगा और ये तुम्हारा सोलन होता है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके एज इन द लेग्यूम्स, जितने भी, तो लेग्यूम्स का मतलब क्या हो गया? दाल की फैमिली। तो जितनी भी दाल की फैमिलीज है उसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा? जो कॉर्डिलॉन्स होंगे वो थिक होंगे जनरली, और वो सोलन होंगे। थिक और सोलन होंगे जी। कौन? कॉटिलिडॉन्स जी। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है सभी को अच्छे से? यहां तक ओके कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो कॉर्डिलॉन्स होता है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, जो कि जनरली थिक होते हैं और सोलन होते हैं तुम्हारे पास लेग्यूम्स के अंदर जी। अब हमने क्या बताया कि 2 प्रकार के सीड्स होते हैं, मैंने अभी पीछे आपको लिखा है। अब मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस। अब नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस किसमें देखने को मिलता है जी? ओके ठीक है, आइए बताइए। स्पैम करने आए हैं सर हम, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि तुम भी कभी टीचर बनो, ठीक है ना, और तुम्हारे क्लास में जो बच्चे स्पैम करेंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ो। मेच्योर सीड है ना 2 प्रकार का होता है, एक होता है एल्बुमिनस, एक होता है नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। ये एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये तुम्हारा किस में देखने को मिलता है? जो एक्स एल्बुमिनस होता है ये तुम्हारे पास डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, डाइकॉट्स में। तो वही बात यहां पे बोली गई, डाइकॉट्स में। नॉन एल्बुमिनस सीड्स, अब नॉन एल्बुमिनस सीड्स के क्या क्या इनके पास एंडोस्पर्म होगा? क्या इनके पास एंडोस्पर्म हो गया? ओके यस ठीक है, क्या इनके पास एंडोस्पर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म as it is completely consumed during the embryo development। बिल्कुल भी इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारे कंज्यूम हो जाते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। इसका एग्जांपल क्या क्या है बच्चों जी? बेटा जी इसका एग्जांपल है प्योर ग्राउंडनट, जो मूंगफली का दाना होता है वो सब। ओके प्योर ग्राउंडनट डाइकॉट्स में आपको देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर है? यस। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या यहां तक कोई डाउट है क्या जी? ओके यस चलो कोई डाउट यहां तक नहीं है जी। ओके तो एंडोस्पर्म में तुम्हारे पास किसी प्रकार का भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। ओके वो कहते हैं ना समय बदलने में समय नहीं लगता, समय को भी थोड़ा समय चाहिए और वो समय घूम के आता है। लॉ ऑफ कर्मा हमें यही सिखाता है कि जो आज हम किसी के प्रति बोलते हैं या कुछ भी एक्शन करते हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी ना कभी पीछे वो आएगा ही आएगा तुम्हारे। तो बी रेडी गाइस, ठीक है। ओके यस ठीक है, चलो तो ये बात ध्यान रखना। तो जो भी सो कॉल्ड स्पैमर है, पेड स्पैमर है, या कहीं से भेजा गया है या खुद से आए हो, समय बदलने में समय नहीं लगता, समय को भी थोड़ा समय चाहिए और वो समय बहुत जल्द आएगा, ठीक है ना। देखो या तो कुछ मत करो या तो करना तो फिर बन मत, फिर रेडी रहना इस चीज के लिए भी जो आगे होने वाला है। ओके हाँ मैं सारे डाउट्स को मैं कंपाइल करके एक बार लेता हूँ, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करवा लेते हैं। हाँ सॉरी भाई मैं ले लेता हूँ, पहले इसको कंपाइल करवा लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। आपकी डाउट है ना सोलनेसी फैमिली वाली, ले लेता हूँ। सुनो तुम्हारी एंडोस्पर्म के अंदर क्या कहते हैं, किधर देखो ऐसे कंफ्यूजन करवाते हैं लोग। एल्बुमिनस सीड जो होता है वो तुमको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो आपका कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। बेस्ट एग्जांपल इज और प्योर ग्राउंडनट। अच्छा बेटा एल्बुमिनस सीड किस में देखने को मिलेगा?
ये जो एल्बुमिनस सीड है वो किस में देखने को मिलेगा? एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड ये तुमको देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। और ये तुम्हारे पास इट्स अ रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या अब यहां पे तुम्हारा एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा? यहां पर एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा? आपके पास एंडोस्पर्म बचेगा, आपके मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म यहां पे बचता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, क्या यहां पे आपके पास दिया है वीट, मेज, बार्ली और कैस्टर। अब देखो कैस्टर क्या बच्चों, ये एक्चुअली में क्या है, ये तुम्हारा है डाइकॉट, ये डाइकॉट, बट ये आपका एक्सेप्शन है। डाइकॉट में जो कैस्टर होता है ना, कैस्टर के पास तुम्हारा आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो बचा होता है, इसके लिए इसको हमने इसको एल्बुमिनस में डाला है जी। ओके ठीक है, चलो जी आइए आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब ओकेजनली अब हमने क्या बताया कि ये होगा तुम्हारे पास एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड जी, ठीक है। अब एक और एक तुम्हारे पास सीड है पेरिस्पर्मिक सीड। अब पेरिस्पर्मिक सीड एक्चुअली में क्या होता है, ये वो सीड है जहां पर न्यूक्लियस के जो पार्ट्स है ना वो बच जाते हैं जी। ओके ठीक है ठीक है, चलो जी चलो आगे और सुनो जी। ओके ओकेजनली इन दिस सम सीड, कुछ ऐसे सीड है जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया और बीट हो गया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है न्यूक्लियस का वो तुम्हारे पास इसके अंदर मिलता है जी, इसको अपन कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ओके रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। रिमेन्स ऑफ रिमेनेंट्स का मतलब है रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ओके ये तुम्हारे पास पेरिस्पर्मिक सीड बनाता है। ओके जी ठीक है जी। अच्छा दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, और यही तुम्हारा जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये आपका पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है जी। ओके यस ठीक है, चलो जी यस यस, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके ये कमेंट देखना मत यार, थोड़ा सा ये आज फर्जी लोग आ गए पता नहीं कहां से, ठीक है। अगर शर्म होगी तो जा सकते हो यार प्लीज यार, मतलब मेरी इज्जत कर लो, मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। दूसरे को डिस्टर्ब मत करो ना। तुम्हारे 696 आए, 686, भगवान करे तुम्हारे 720 भी आ जाए, ठीक है, मैं डिस्टर्ब मत करो दूसरों को, ठीक है ना। वरना अगर रीनीट अगर फुल फ्लेज में हो गया ना तो 696 को है ना 590 बदलने में समय नहीं लगेगा। प्लीज मत करो ना, स्पैम मत करो प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। एक टीचर है ना, हाथ जोड़ लिया है, कदर मेरी मेरी इज्जत रख लो। मैं ब्लॉक व्लॉक नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्यों बददुआ लेना यार। यहां तक कोई डाउट है मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं। ओके सीड जो होता है तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट होता है किसका जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और सीड कुछ अलग नहीं बल्कि ये तुम्हारे पास फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओके ये तुम्हारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जी। दो प्रकार के सीड्स अपन ने पढ़े जी, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड्स हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक या आपका एक्स एल्बुमिनस जो आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पेरिस्पर्म के बारे में पढ़ा। पेरिस्पर्म क्या होता है जी, पेरिस्पर्मिक सीड जहाँ पे रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस बच जाते हैं, ऐसा सीड जहाँ पे न्यूक्लियस के रिमेन्स आपके बचे हुए रहते हैं जी। बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक पेपर और बीट, जो कि आपको याद होना चाहिए जी। ओके ठीक है यस ठीक है, डन है बच्चों। ओके यस सर, फ्रॉम व्हाट कॉर्डन्स आर ओरिजिनेटेड? कॉर्डियोडॉन्स तुम्हारे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, ओके तो वो एम्ब्रियल एक्सेस के लेयर से वो तुम्हारे डेवलप कर जाते हैं कॉर्डियोडॉन्स, ठीक है। और उसका ऊपर वाला रीजन तुम्हारा एपिकोटाइल, नीचे वाला आपका हाइपोकोटाइल, जो कि बाद में रेडिकल, आपका नीचे वाला रेडिकल बनाएगा और ऊपर वाला तुम्हारा प्लीमियल जो कि पूरा स्टेम का पार्ट बना देगा जी। ओके यस ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। आइए यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी हम बात करेंगे इंटीग्यूमेंट्स के बारे में जी। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स भी थे ना ओव्यूल में, तो जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के वो एक्चुअली क्या होते हैं जी, दे आर हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ये तुम्हारे किस में मॉडिफाई हो जाएंगे जी, जो इंटीग्यूमेंट्स ओव्यूल के ये तुम्हारे टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स में आपके मॉडिफाई हो जाते हैं जी। अच्छा अगर आपको याद होगा ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, क्या माइक्रोपाइल में तुम्हें सीड कोट अपना इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट था? क्या माइक्रोपाइलर रीजन में क्या इंटीग्यूमेंट था? नहीं था, नहीं था। सेम इसी प्रकार सीड में भी एक जगह होता है जहां पे तुम्हारे पास जो लेयर सीड कोट होंगे वो आपके एब्सेंट रहेंगे जी। देखो माइक्रोपाइल रिमेन्स अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, तो सीड कोट में भी ना वो तुम्हारे पास एक छोटा सा पोर बन के रह जाता है जी। ओके यस चलो जी आइए जी। अच्छा अब ये जो पोर है ना, ये जो सिंगल सा पोर है जो माइक्रोपाइलर जिसको अपन पोर कह रहे हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब इस पोर के द्वारा होता क्या है, अगर आपको पता होगा तो सीड में पानी का कंटेंट कम है ज्यादा है? बहुत कम है, बहुत कम है जी। तो जो भी हम लोग पानी डालते हैं ना तो वही माइक्रोपाइलर जो स्मॉल पोर के द्वारा तुम्हारे पास सीड के अंदर एंटर करता है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जो भी हम लोग वाटर देते हैं, जो भी हम लोग वाटर देते हैं और जो भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आता है सीड जर्मिनेशन के दौरान, ये तुम्हारा एंटर करता है उस माइक्रोपाइल स्मॉल पोर के द्वारा जी। क्या यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ओके, यस, ठीक है, चलो जी, आई सुनो। अब जैसे सीड मैच्योर करेगा, आज दिस सीड मैच्योर, जैसे सीड मैच्योर करेगा तो उसका, अब ये ध्यान रखना, ये मैच्योर्ड सीड के बारे में बात हो रही है, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? बताइए। इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, उसकी वाटर कंटेंट जो है ना वो आपकी कम हो चुकी है, वो तुम्हारी कम हो चुकी है जी। और सीड कैसा बन गया है जी? इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तुम्हारे पास कम हो गई है, स्लो डाउन हो चुकी है जी, ठीक है। एंड सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। जैसे जैसे सीड तुम्हारा मैच्योर करेगा उसके वाटर कंटेंट कम होंगे, अगर वाटर कंटेंट कम होंगे तो चीजें आपकी सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी जी, सूख जाएंगी, ठीक है। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बच जाता है जी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी या बढ़ेगी? बताइए जी, कम हो जाएगी। देखो कोई बोला ना, तो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। किसके अंदर हो रही है ये चीज? आपके पास हो रही है मैच्योर सीड में, ये मैच्योर सीड में देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब जो मैच्योर सीड है, अब जो तुम्हारे पास एम्ब्रियो है, अब वो कौन से स्टेट में जा रहा है? डोरमेंसी वाले स्टेट में जा रहा है जी। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसे डोरमेंसी कहते हैं जी। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, मतलब फेवरेबल का मतलब क्या? जब एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और सुटेबल टेम्परेचर अगर मिल जाए, तो ये दे विल स्टार्ट जर्मिनेशन, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। क्लियर है? ये आपका जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा जी। क्या यहां तक कोई डाउट है मेरे प्यारे बालक को? इंटीग्यूमेंट्स क्या बन गया? इंटीग्यूमेंट्स क्या बन गया? ये तुम्हारे पास सीड कोड बन गया, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट बन चुका है जी, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है तुम्हारे पास अभी भी सीड कोड में एक स्मॉल ओपनिंग है, उस ओपनिंग के द्वारा क्या जा रहा है? उस ओपनिंग के द्वारा तुम्हारा पानी जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। जैसे जैसे सीड मैच्योर करेगा तो उसके पानी की कंटेंट कम हो जाएंगी, अगर पानी का कंटेंट कम हो जाएगा तो ये आपका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। 10 to 15% मॉइस्चर बायोमास आपके पास सिर्फ बचा हुआ रहता है जी। और ये एम्ब्रियो के स्टेज में जा रहा है बेटा, जिस स्टेज को अपन कहते हैं इनएक्टिविटी या डोरमेंसी कहते हैं। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन मिला, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन मिला, ये फिर से जर्मिनेट करना शुरू कर देगा जी। डन है? पक्का? एक पैसे का भी दिक्कत नहीं है। आगे की ओर सुनते हैं। तुम्हारी यहां पे देखो इंटेक्स क्वेश्चन भी है, मैं सब करवाऊंगा अभी। ओके, देखो, एज अ मैच्योर ओव्यूल्स इनटू द सीड, ओव्यूल तुम्हारे पास सीड बना रहा है, तो ओवरी किस में डेवलप होगा? ये फ्रूट में डेवलप होगा, फ्रूट में, फ्रूट में। ओके, तुम्हारे पास ये फ्रूट बना देगा जी, ठीक है। अब देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल्स इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है। क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर ओव्यूल सीड में बन रहा है, ओवरी फ्रूट्स में। क्या ये अलग अलग है क्या सर? पहले सीड बनेगा फिर बाद में अपना फ्रूट बनेगा, ये अलग अलग होता है क्या? ये अलग अलग नहीं होता है जी, अलग अलग नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली चलता है, ये साथ साथ में प्रोसेस चलता है बच्चों। ये बात बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे जी। अब जो वॉल है ओवरी का, वो क्या बनाएगा? फ्रूट का भी वॉल बनाएगा भाई। जो ओवरी का वॉल है, क्या वो फ्रूट का भी वॉल बनाएगा, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। और मैंने तुमको यहां पे दिखाया था, और मैंने तुमको यहां पे दिखाया था, अगर आपको याद होगा, दिखाया था। तो ये तुम्हारे पास फ्रूट का वॉल बनेगा। तो फ्लैशी फ्रूट्स में क्या होता है? आपका डिफरेंशिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगे जी। क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है आपको अच्छे से? यस, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन देखो जी, तो द वॉल ऑफ द ओवरी, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट्स। तो ओवरी का वॉल है वो किस में डेवलप हो जाएगा? वो डेवलप होगा तुम्हारे पास वॉल ऑफ फ्रूट्स में, ये फ्रूट का वॉल बनाएगा। तो फ्रूट के वॉल को अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्प कहेंगे जी। अब हमने क्या बताया कि दो प्रकार के फ्रूट्स हो सकते हैं। फ्रूट्स तुम्हारे फ्लैशी भी हो सकते हैं और तुम्हारे पास ड्राई भी हो सकते हैं। देखो बोला ना हमने, तो फ्लैश, द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन द गुआवा, मैंगो एंड ऑरेंज। मैंने तुमको मैंगो तो प्रैक्टिकली दिखा दिया। फ्लैशी का मतलब क्या होगा? कि फ्लैशी का मतलब जहां पे तुम्हारा जो पेरिकार्प रहेगा वो डिफरेंशिएटेड रहेगा। ओके, यस, वो तुम्हारा अलग अलग रहेगा, डिफरेंशिएटेड मतलब एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तुम्हारा अलग अलग रहेगा जी, ठीक है जी। चलो इसके बाद, और इट मे बी ड्राई, ड्राई रहेगा किसके अंदर? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, इनमें ड्राई रहेगा जी। सवाल आता है ये पेपर में, ठीक है। अब सुनो जी,
मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। अब देखो बहुत बारी क्या होता है, फ्रूट्स के अंदर सीड है तो हम लोग फ्रूट्स डालेंगे, उसके अंदर से सीड तुम्हारा जर्मिनेट करता है। जैसे कि हम लोग आम की गुठली डालते हैं ना, हम लोग सीड निकाल के नहीं डालते हैं, हम लोग आम की गुठली डाल देते हैं। और आम की गुठली एक्चुअली में क्या है, वो तो एंडोकार्प है, फ्रूट का ही पार्ट है, उसके अंदर सीड है। अरे यार बाबू यहाँ पे देखना, यहाँ पे तू देखना। अरे चल क्यों नहीं रहा यार, एक सेकंड मुझे देना। थोड़ा सा चल नहीं रहा यार, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ गया इसको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं तुमको दिखा दूं, यहाँ पे गुटली दिखा देता हूँ ना। क्यों नहीं चल रहा है भाई? नाउ विजिबल, चलो अभी दिख रहा है। देखो ये जो तुम्हारा ये पूरा ओवरऑल एंडोकार्प है ना, इस एंडोकार्प के अंदर ये है क्या, ये तो सीड है ना, ये तुम्हारा सीड है। तो क्या तुम्हारा फ्रूट इज अ मीडियम फॉर सीड डिस्पर्जल? क्या ये बात है, सही है? ठीक है, तो आप एंडोकार्प को डाल रहे हो ना, आप आम की गुठली जो है आप वो स्नो कर रहे हो, ओके, आप इसकी स्नोइंग करवा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए जी। ओके यस, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या था बच्चों, ये आम की गुठली को हमने काटा था, सोचा कि अब यार प्रॉपर्ली है ना, मैं चाहूंगा कि कंसेप्ट को ना प्रॉपर्ली तुमको दिखाया जाए अभी हर एक सेशन के अंदर। क्लियर है? तो मैनी बहुत सारे फ्रूट्स के पास ये मैकेनिज्म होता है कि फ्रूट डिस्पर्जल ही तुम्हारे पास सीड डिस्पर्जल का ही मैकेनिज्म डेवलप करेगा जी। ओके, फ्रूट मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, ओके, फ्रूट्स के माध्यम से, जैसे कि मैंगो में आपको देखने को मिल रहा है जी। ओके ठीक है, चलो जी आगे की ओर बढ़ते हैं जी। रिकॉल द क्लासिफिकेशन। अब देखो हम लोगों ने फ्रूट्स और सीड के बारे में पढ़ा हुआ है जी। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्जल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। अच्छा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन द फ्रूट? क्या कोई रिलेशनशिप होता है क्या? यस, क्या कोई रिलेशनशिप है क्या? किसके बीच में? यहां पे पूछा है, देखो क्या कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, बिकॉज ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मिलेंगे ना, क्या कोई रिलेशनशिप है क्या कि ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स मिलेंगे, और अगर ओव्यूल्स अगर ज्यादा मिलेंगे तो क्या सीड भी ज्यादा बनेगा? यस। देखो अगर ओव्यूल ज्यादा रहेंगे, समझो यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं, इफ ओव्यूल्स आर मोर, अगर ओव्यूल्स अगर ज्यादा रहेंगे, ओके, मोर, देन मोर सीड विल बी प्रोड्यूस। क्या आपके बहुत ज्यादा सीड जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे क्या? ओके यस, बहुत ज्यादा आपके सीड प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी सवाल अगर पेपर में आए तो आपको पता होनी चाहिए। डन, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब हमने क्या बताया जी, हमारे पास 3 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और तुम्हारे पार्थिनोकार्पिक। अब इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्रूट है वो तुम्हारा किन से डेवलप करता है, वो ओवरी से डेवलप करता है जी। ओके अच्छा, क्या तुम्हारे दूसरे फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं क्या? मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो दूसरे सारे पार्ट जो है वो आपके डिजनरेट कर जाते हैं जी, ये पढ़ा है हम लोगों ने। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज है, हाउएवर इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल और स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इसमें क्या होता है, थैलेमस तुम्हारा कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। कौन? थैलेमस से। ऐसे फ्रूट्स को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? ऐसे फ्रूट्स को अपन कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? फॉल्स फ्रूट कहते हैं जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स क्या होते हैं तुम्हारे पास? ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल कौन हो जाएगा जी? एप्पल हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू हो जाएगा जी। देखो अब मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? ट्रू फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स का मतलब क्या? ऐसा फ्रूट जो डायरेक्टली ओवरी से बन रहा है। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या? ऐसा फ्रूट जो कि तुम्हारे पास किन से बन रहा है? बताइए, थैलेमस से बन रहा है। एग्जाम्पल आपका कैश्यू याद रखना इस बारी, थैलेमस और क्या कहते हैं एप्पल और स्ट्रॉबेरी बहुत बारी पूछा गया है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है कैश्यू, तो कैश्यू याद रख लेना। ओके, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू जी, डन। अच्छा, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है ना कि विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है जी। अगर फ्रूट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है उसे क्या कहेंगे? सिमिलर मैक्सिमम सारे तुम्हारे पास जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, सब तुम्हारे ओवरी से ही तुम्हारे पास बनते हैं। ओके चलो जी, although in most of these species fruits are the result of the fertilization। अब देखो हर बार क्या होता है, फ्रूट ही जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तुम्हारा फ्रूट बनेगा। लेकिन देयर आर फ्यू स्पीशीज
जैसे कि बनाना, पढ़ा ना अपन ने, बनाना, इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस अलग है और पार्थिनोकार्पिक अलग है। पार्थिनोकार्पिक का मतलब है कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, बनाना इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल। ठीक है, चलो अच्छा। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। अब देखो हम लोग ये सीड्स को कैसे ग्रो करवाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। यहां पे आपके ग्रोथ हार्मोन्स का यूज होता है और जिससे किसको ग्रो करवाते हैं, और ये जितने भी सीड्स होंगे वो तुम्हारे, ये फ्रूट्स तुम्हारे सीडलेस होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पिक के जितने भी फ्रूट्स होंगे वो तुम्हारे सीडलेस होते हैं, किसी प्रकार का भी सीड नहीं होता है, बिकॉज उसमें ग्रोथ हार्मोन्स उनको ग्रो करवाया गया है। बेटा ये लाइन आप लोग प्लीज 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 ध्यान रखना, ये लाइन आप लोग प्लीज 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 हाथ जोड़ के बिनती याद रखना। पार्थिनोकार्पिक में क्या सीड मिलेगा? नहीं मिलता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर ऑलवेज सीडलेस फ्रूट्स। डन डन। अब आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा बेटा, क्या सीड के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं क्या जी? अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अमेरिका का कोई पेड़ अगर इंडिया में लगाना होगा तो क्या मैं पूरा पेड़ लेकर आऊंगा? नहीं भाई, हमारे पास एक चलता फिरता पेड़ भी होता है जिसको अपन कहते हैं सीड। अब देखो ना, इस आम की गुठली से, इस आम की गुठली से बहुत बड़ा आम का पेड़ बन सकता है। आज भी टेबल पे पड़ा पड़ा है ना। तो वही बोला गया कि सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म। अब अगर आपको याद होगा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट अलगे में गैमीट ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है बताइए? देखो यहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है? वाटर, बिना वाटर के क्या इनका गैमीट ट्रांसपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये आपको हर जगह मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन क्या एंजियोस्पर्म पानी पर डिपेंडेंट है फॉर गैमीट ट्रांसफर? नहीं। क्या फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए? नहीं चाहिए। हमें पानी सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन के लिए चाहिए। लाइन कितनी इंपॉर्टेंट बोली गई, देखो इससे ना तुम्हारा असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जी। देखो क्या, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, कौन कौन से? पॉलिनेशन और तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, ये वाटर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? बेटा हाथ जोड़ के विनती, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे पास फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन जो है ये वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है किसके अंदर? ओके, ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तुम्हारा वाटर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। बस किसके लिए पानी चाहिए? सीड आपका डिपेंडेंट है पानी के ऊपर। क्यों? फॉर जर्मिनेशन। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। सीड फॉर्मेशन जो है ना वो आपका डिपेंडेबल होता है, बिकॉज वो चाहिए होता है फॉर जर्मिनेशन में, आपका हेल्प करेगा। क्या ये लाइन सभी को समझ में आई जी? क्या ये लाइन सभी को समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई? जाओ अपने तुम दोस्तों से पूछना ये सब क्वेश्चन, मुंह बन जाएगा उनका, देखा ही नहीं होगा ये सब चीज है कि अच्छा एनसीईआरटी में तो बहुत गौर से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट है? एग्जामिनर सिंपल सा बोल देगा, पता है क्या बोल देगा एग्जामिनर? एग्जामिनर ये बोलेगा कि इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड सीड जर्मिनेशन इज अ वाटर डिपेंडेबल प्रोसेस। आप बोलोगे सर ये गलत है, ये गलत है। माता क्या कह रही है? माता कह रही है कि एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। भाई गैमीट ट्रांसफर के लिए अपने को क्या चाहिए? एयर चाहिए, तो इंसेक्ट चाहिए। यस, आइए, सिर्फ पानी हमको सीड जर्मिनेशन में ही लगेगा, तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टेटिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्जल। कैसे? देखो सीड नॉर्मली कौन से स्टेट में? डोरमेंसी स्टेट में। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तभी वो जर्मिनेट करेगा। ये अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट किया है कि फेवरेबल कंडीशन में मैं जर्मिनेट करूंगा, वरना मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा जी। ओके, टू अ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरिया। अब देखो जी, सीड के पास एक प्रॉपर्टी होती है। अब अमेरिका के सीड को मैं इंडिया में ग्रो कर सकता हूँ? यस सर। अगर इंडिया में अगर मैंने उसको वो हैबिटेट दे दिया, यहां पर भी वो ग्रो हो जाएगा जी। तो सीड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर उसको तुमने हैबिटेट प्रॉपर दे दिया तो कहीं पर भी ग्रो हो जाएगा, जिससे कि जो प्लांट स्पीशीज है ना वो अपने आप को कॉलोनाइज कर सकता है, हर जगह पर ग्रो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, as there was sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis। देखो अब बेटा अगर आप देखोगे तो जो मेरी सीड है, जब वो जमीन के अंदर जब जर्मिनेशन हो चुकी है, जब सीडलिंग निकल रहे हैं,
क्या बेटा उस समय फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, अभी तो पूरा निकला ही नहीं, अभी आधा पार्ट जमीन में। तो उस दौरान वो पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है? बिकॉज यंग सीडलिंग के पास, जो यंग सीडलिंग है उनके पास है ना सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। देखो भगवान जी ने कितना ध्यान से बनाया है, इतना फूड रिजर्व रखा है कि जब तक इसके पास लीव्स आएंगे तब तक के लिए इसके पास खाना है। ठीक है, जो होता है जब छोटा बच्चा रहता है तो माँ बड़ा ध्यान देती है, टाइम टाइम पर दूध पिलाती है। जब वही बड़ा अगर बच्चा अगर 15-20 साल का हो जाता है ना, तो माँ को पता है कि इसको भूख लगी और जाके खा लेगा। तो ये वही, जब यंग सीडलिंग रहता है तो हमारे पास बहुत अच्छे में फूड रिजर्व है और काम चलते रहता है। ठीक है, कब तक? अंटिल द कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। अब आपको याद है हार्ड सीड कोट के बारे में भी आपने पढ़ा, आउटर टेस्ट और इनर टेगमेंट। अब इसके बारे में सुनो जी। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। Okay. Being the product of the sexual reproduction, they generate a new genetic combination leading to variation। देखो अब हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या बेटा जी ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहा है क्या, जिससे कि वेरिएशन आएगा जी, वेरिएशन आएगा। अब बताओ एक किसान जो है खेती करने के लिए जमीन में क्या डालता है? सीड डालता है क्या? सीड डालता है जी। तो क्या सीड तुम्हारा एग्रीकल्चर का बेसिस है क्या? ठीक है सर, ये आपका एग्रीकल्चर का बेसिस है। देखो जी, तो सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड हमारा बेसिस एग्रीकल्चर का। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। यार सीड को हम लोग, जैसे कि इस सीजन में मैंने सीड को बोया, कुछ सीड को बोया और कुछ सीड को रख दिया। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि इस सीड को अपन अगले साल बोएंगे। क्यों बो पा रहे? सीड के पास प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेशन की और तुम्हारे पास डोरमेंसी की। वो 1 साल तक डोरमेंसी के स्टेट में ही रहेगा। जब तुम उसको बोओगे और पानी दोगे तो फिर वो तुम्हारा नरिश करना शुरू कर देगा। ओके, डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स। कौन है भाई? कौन है? वो जनरेटिव सेल्स है, वो डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे 2 मेल गैमेट बनते माइटोसिस से। ठीक है, चलो जी पहले यहां पे फोकस करो जी। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी जो होता है मैच्योर सीड का, वो क्यों जरूरी है? वो क्यों जरूरी है? तो वो तुम्हारे सीड को मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि हम लोग उसको थ्रू आउट द ईयर यूज करें जी, है ना। एंड ऑल्सो ये क्या हो गया भाई, चलो जी, एंड ऑल्सो टू रेज अ क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन, कि नेक्स्ट सीजन में हम लोग क्रॉप बना पाएंगे। अच्छा, कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि तुम उसको कभी स्टोर ना कर पाओ फ्रूट्स को? पॉसिबल नहीं है। बिना सीड के एग्रीकल्चर होगा ही नहीं। सीड आपको लगेंगे ही लगेंगे, उसका आवश्यकता पड़ेगा जी। अब यहां पे कुछ सवाल पूछा गया, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव। ओके, दे आर अच्छा, जो सीड की वाइबिलिटी है वो तुम्हारा वेरिएबल है या सेम होती है? जो सीड की वाइबिलिटी है इज वेरिएबल, ये आपका हाईली वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है। अलग अलग सीड की अलग अलग वाइबिलिटी होती है। देखो दिस पीरियड अगेन वेरीज वेरी ग्रेटली। देखो बोला गया ना कि जो आपकी पीरियड डोरमेंसी की वो आपकी बहुत वेरी करती है जी, बहुत वेरी करती है जी। सॉरी, सीड वाइबिलिटी की। देखो इन अ फ्यू स्पीशीज द सीड लूजेस द वाइबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ। हम लोग को याद होगा तो आपने पोलन में पढ़ा था, पोलन की वाइबिलिटी थी। वैसे बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जहां पे जो वाइबिलिटी ना कुछ महीने की होती है बस, लेकिन सीड ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन मैक्सिमम जो सीड्स है ना, मैक्सिमम सीड्स उनको सालों तक अपन यूज कर सकते हैं जी। और कुछ ऐसे भी सीड है, सम सीड्स कैन रिमेन्स अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं जी। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स। ओके, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर सवाल घुमाएगा ओल्डेस्ट एंड रीसेंट रिकॉर्ड। ओल्डेस्ट के बारे में बात होगा तो ल्यूपिन, रीसेंट के बारे में बात होगा तो फिनिस डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, आर पी करके याद रखना इसको। ठीक है, याद रखना। देखो वेरी ओल्डेस्ट येट वाइबल सीड। देखो ओल्डेस्ट कौन था तुम्हारे पास? द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन। ल्यूपिन तुम्हारा फेबिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ओके, ल्यूपिनस आर्टिकस। इसको कहां से, इसका एक्सकवेशन कहां से किया गया था जी? एक्सकवेटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा। ये ठंडी का जगह है, किसी ने कोई गया रहेगा वहां पे हनीमून मनाने के लिए, और वहीं पे क्या किया ना, ल्यूपिन का सीड डाल दिया। इतना ठंडी का माहौल था, सीड पे डोरमेंसी में चले गया, डोरमेंसी में चले गया। अब ना जर्मिनेट किया, अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लिया। ठीक है, आइए जी, कितना अभी 10,000 साल तक वहीं पे दबा था। जब उसको जर्मिनेट कराया गया, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर गया बाबू। ठीक है, देखो जी,
द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ द डोरमेंसी। कितना? 10,000 साल। क्लियर हो गया? तो ओल्डेस्ट अगर पूछे एग्जामिनर तो क्या बोलोगे? अगर ओल्डेस्ट पूछे तो लुपिनस आर्टिकस, आर्टिक टुंड्रा से उसको ये क्या कहता, लिया गया था, और 10,000 साल इसकी वायबिलिटी मानी जाती थी। अच्छा, अब ये ओल्डेस्ट था, तो रीसेंट रिकॉर्ड कौन होगा? रीसेंट रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड। रीसेंट जो अभी का रिकॉर्ड है ना, 2000 साल पुराना जो सीड मिला, 2000 साल तक ये जमीन में पड़ा था। कौन सा? ऑफ द डेट पर, खजूर कहते हैं, खजूर, खजूर का सीड। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है फिनस डिक्टाइलीफेरा। इट इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ द किंग एट किंग हेडोड पैलेस। अब ये किंग है, महाराजा थे हेडोड, उनके पैलेस में से ये मिला। अब ये पैलेस कहां पे है बच्चों? नियर द डेड सी। रेड सी नहीं होगा, ये डेड सी होगा। ओके, ऑप्शन में आपको एग्जामिनर जो है ना रेड सी बोल के घुमा देगा, तो ये डेड सी होगा। क्या यहां तक कोई डाउट है बच्चों? क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं डाउट है, बेसिक रीडिंग कराओ। ओके, और ये सब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये अगर तुम डायग्राम देखोगे, ये कुछ सीड के आपके डायग्राम है, ये कुछ सीड के आपके डायग्राम है, ये तुम्हारे कॉर्डिलॉन्स है और ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल तुम्हारा क्या होता है बच्चों? ये आपका स्मॉल पोर है क्या, जिसके द्वारा तुम्हारा ऑक्सीजन और वाटर एंटर करने वाला है। ओके, पक्का? यस, आइए जी। अब देखो, ये तुम्हारे पास हाइपोकोटाइल है जो कि रूट का एक्सेस बना रहा है। मैं इसको जूम कर देता हूं। ये आपके पास हाइपोकोटाइल जो कि रूट का एक्सेस बना रहा है जी। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है जो कि शूट बनाएगा जी। ये रूट टिप है और नीचे तुमको रूट कैप मिलेगा। अब देखो जी, ये सीड कोट है और ये जो अंदर का जो पूरा पोर्शन है ना, ये तुम्हारा एंडोस्पर्म बन गया और ये तुम्हारा अंदर वाला कॉर्टिलेडॉन्स हो गया। अब ये अगर तुम यहां पे अगर हम बात करेंगे, दिस इज योर कॉर्टिलेडॉन्स। एक्चुअल कॉर्टिलेडॉन ऐसा दिखता है जी। ये तुम्हारा सीड कोट है। तुम्हारा एंडोस्पर्म देखो किस तरीके से रिजर्व्ड है यहाँ पे। ये हाइपोकोटाइल, शूट अपाइकल और ये तुम्हारा रूट टिप बनाएगा। ये तुम्हारा मोनोकॉट का है क्या? ये मोनोकॉट का है जी। ओके, ये तुम्हारा पेरिकार्प हो गया, एंडोस्पर्म। स्कूटलम आपको ग्रास की फैमिली में देखने को मिलता है, स्कूटलम। ये एक्चुअली में क्या है? कॉर्डिलेडॉन्स है। ओके, ये तुम्हारा कोलियोप्टाइल है और ये तुम्हारा प्लीम्यूल है। तो कोलियोप्टाइल एक कैसा लेयर है बताइए? ये तुम्हारा फॉलियर लेयर है। बताइए इसके बारे में क्या क्या याद है? फोलियर और क्या होता है ये? बोलो, कितना याद है? भूल गए हो? कोलियोप्टाइल कैसा है? फॉलियर है और करो यार। हॉलो होता है, वेरी गुड। फॉलियर एंड हॉलो है ये, हॉलो फॉलियर है ये, हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर है। आधे लोग ना कमेंट ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, भूल गए। वेरी गुड यार, ऐसे। और तुमको जाना एम्स दिल्ली है, पहुंच जाओगे एम्स ढोलकपुर। ठीक है, और ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है और ये कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा तुम्हारे पास क्या था? अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। क्लियर है? अब देखो, ये तुम्हारा फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट में ये तुम्हारा एप्पल है और ये तुम्हारा स्ट्रॉबेरी है। इस साल सवाल आया था पेपर में, आया था जी। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब ये तुम्हारा थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, ये अंदर तुम्हारे सीड। अच्छा, ये डायग्राम बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस वन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। हमें समझ में नहीं आता इसमें, सुनो। अच्छा, अंदर तुम्हारा सीड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो बाहर वाला लेयर है वो तुम्हारा एंडोकार्प है, दिस वन एंडोकार्प, और ये तुम्हारा है मीजोकार्प, दिस व्हाइट वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक्ने है जो कि तुम्हारे पास डिप्रेशन फॉर्म की तरह दिखता है जी, एक्ने। तो ये पेपर में सकता है कि एक्ने किसका फीचर है, कौन से फॉल्स फ्रूट का फीचर है? एक्ने। एक्ने तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरी का फीचर है जो कि तुम्हारे पास फॉल्स फ्रूट है, और ये तुम्हारा थैलेमस। आइए जी, अब ये कुछ क्वेश्चन है, कर ले बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। ओके, ठीक है, ठीक है, आइए जी, चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, it would be the worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question। अब ये सवाल तुम्हारे नीट में भी आ सकता है जी। हाँ, बहुत ही सुरभि, बहुत ही कम होता है ना, रेयरली होता है, रेयरली। तुम्हारी माता ने बोला है रेयरली होता है, मतलब एनसीईआरटी माता ने। ओके, चलो अब एक पहला सवाल देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो साइक। कितने एग होते हैं जी? 1 एक्सेल होता है क्या? 1 एक्सेल इन एग एपेटस। सुनो, ओके, 1
वन एग सेल इन एग apparatus। लिखिए अब सभी लोग अपने एनसीईआरटी में एक एगी सेल आपका एक apparatus में होता है जी, ठीक है। एग apparatus किन से मिलकर बनता है? दो सिनोजिड और एक आपके एग सेल से मिलकर बनता है। अच्छा, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन दी ओव्यूल? बेटा कितने आपके एम्ब्रियो सैक होते हैं? आपके एक ही एम्ब्रियो सैक होते हैं, यहां पे लिख लो ओनली वन। आज ऑफ ना अपने को याद रखना वन। अच्छा, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? बेटा कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं? देखो ओव्यूल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक ओवरी के अंदर एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं क्या जी? वन टू मेनी ओव्यूल है ना, एक या एक से अधिक तुमको मिल सकते हैं जी। ओके, एक या एक से अधिक तुमको मिल सकते हैं, वन टू मेनी ओव्यूल। डन है, वन टू मेनी। अच्छा, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द टिपिकल फ्लावर? बेटा जी कितने तुम्हारे पास ओवरीज होते हैं टिपिकल फ्लावर में? कितने ओवरीज होते हैं? जनरली आपको वन ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। ओके चलो, अब हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्री? अब कितने फ्लावर्स होते हैं बच्चों ट्री पर? बहुत सारे, मेनी। अब अगला वाला, यहां से सवाल आता है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। सुनो ध्यान से सुनो। अब कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स में सबसे ज्यादा सीड किसमें देखने को मिलता है? देखो, ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी। ऑर्किड फ्रूट्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, ऑर्किड के फ्रूट्स में आपको बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं जी। एंड ईच फ्रूट कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। याद रखना, लैक्स नहीं बोला, यहां पे लैक्स नहीं बोला गया है। ऑर्किड के फ्रूट्स में थाउजेंड्स में तुम्हारे पास सीड्स होते हैं। ऑर्किड फ्रूट्स में थाउजेंड्स में सीड्स होते हैं जी। ओके, थाउजेंड्स में सीड्स होते हैं। अब समझिए, देखो फिर आया राहुल नाम का यार, जिसको मजे करना है गर्ल ज्वाइन कर लो। देखो मतलब यार मैं तो कहता हूँ कि ना ये धरती पे बोझ है, ऐसे लड़के, राहुल जैसे लड़के ना बोझ है धरती पे। सरकार का आधार कार्ड बनाने में भी इनका पैसा वेस्ट हो गया। इनके माता पिता रिचार्ज कैसे करवा रहे हैं? मालिक आप इसका सही जवाब इनको दे देना कभी, ठीक है। चलो इसको भेजा यार, इसको भेज देते हैं अपन। चलो ठीक है, तो ऑर्किड फ्रूट्स में तुम्हारे पास एक से अधिक तुमको क्या देखने को मिलेगा? ओके, एक से अधिक तुमको यहाँ पे थाउजेंड्स में तुमको सीड्स देखने को मिलेंगे। सिमिलर इन द केस ऑफ द सम पैरासाइटिक स्पीशीज। बेटे याद रखना, अगर औरोबैंके और स्टिगा के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ये तुम्हारे कौन से स्पीशीज हैं? पेपर में अगर सवाल ये आ जाए कि वो कौन से पैरासाइटिक स्पीशीज हैं जिनके फ्रूट्स में बहुत सीड मिलता है, और ऑप्शन में ऑर्किड भी दिया हो और औरोबैंके और स्टिगा दिया और ऑप्शन में और लास्ट में बोल दे कि 2 and 3, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका औरोबैंके और स्टिगा वो है जो कि तुम्हारा पैरासाइटिक स्पीशीज है। इनके फ्रूट्स में तुमको बहुत सारे सीड मिलते हैं। ओके, याद रखो प्लीज। तो पैरासाइटिक स्पीशीज सच इज औरोबैंके एंड स्टिगा, ठीक है। इनके फ्रूट्स में तुमको बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं जी। अच्छा, आपने बच्चों कभी वो फीकस के प्लांट को देखा है क्या? हैव यू एवर सीन अ टाइनी सीड ऑफ द फीकस? वो कभी देखा रहेगा, फैक्ट्रीज में तुमको देखने को मिलता है। वो नीचे गिरता है, चप्पल से रगड़ने में पूरा एकदम लस हो जाता है, पैसा वाले, ठीक है। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ द फीकस डेवलप फ्रॉम द टाइनी सीड? देखते हो ना क्यों, एक छोटे से सीड से कितना बड़ा फीकस का ट्री जर्मिनेट कर जाता है जी। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फीकस ट्री प्रोड्यूस? अब ये सवाल पूछा है, तुम्हारे टीचर्स तुमको बताएंगे नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ जी। 850 बिलियन सीड्स। कितने? 850 बिलियन सीड्स। सर आप काउंट किए हो क्या? मैं काउंट नहीं किया हूं, जो डेटा अवेलेबल है, जो आपकी ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। 850 बिलियन सीड से बनाता है फीकस। ओके ठीक है, फीकस आपकी 850 बिलियन सीड्स बनाता है, ठीक है जी। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल? और कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे, पाइन ट्री, ठीक है। पाइन ट्री इज ऑल्सो बेस्ट एग्जांपल, पाइन ट्री, ठीक है। चलो जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर डाउट? एनी अदर डाउट? तो याद रखना बच्चों, वो कौन सा पैरासाइटिक स्पीशीज है जिसके फ्रूट्स में बहुत ज्यादा सीड मिलेगा? औरोबैंके और स्टिगा। बार बार रिपीट करो, ऑर्किड तो है, लेकिन ऑर्किड क्या तुम्हारा पैरासाइटिक है? नहीं, ऑर्किड इज नॉट अ पैरासाइटिक। वो पैरासाइटिक कौन सा प्लांट स्पीशीज है जो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करेंगे? औरोबैंके और स्टिगा। याद हो गया? क्लास में याद कर लो, सब क्लास में याद कर लो जी। ओके यस, चलो जी, चलो आ जाओ जी।
अब हम लोग लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, और उसके बाद हम लोग चीजों को समाप्त कर देंगे जी। कितने बच्चे जिनको ये पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस समझ में नहीं आता है जी? ओके ठीक है, चलो जी आ जाओ, डन। बस केमिस्ट्री में आओ फिर बताता हूँ। बेटा देखो इनका अलग ही चल रहा है इधर, मुबारक अंसारी, क्या है बताओ। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस के बारे में हम लोग बात को शुरू करते हैं जी। एपोमिक्सिस के बारे में चीजों को शुरू करते हैं। चलो अब अगर आपको याद होगा, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे क्या कहते हैं? अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा था उसे हम लोगों ने क्या बोला था? पार्थेनोकार्पी बोला था। वैसे एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि अगर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, अगर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसका मतलब ये तुम्हारा असेक्सुअल हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बताइए। तो इन दिस प्रोसेस अगर आप देखोगे, इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? ये तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जी, यस, ये तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस का मिमिक्री कर रहा है जी? ओके, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है वो? निश्चित मैं समझा देता हूं, निश्चित। ओके ठक्कर मैं आपको समझा देता हूं, रुको पहले ये कंप्लीट करके मैं समझ क्या है लास्ट पैराग्राफ में भाई। लास्ट पैराग्राफ में ये बताया कि सीड क्यों है बेसिस एग्रीकल्चर का, क्योंकि सीड के पास प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेशन में जाने की और डोरमेंसी में। ओके अगर मुझे इस साल ही अगर कुछ सीड मेरे बच गए तो वो अगले साल जर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है। अगले साल मैं उसको बो के पानी दे दूंगा तो वो तुम्हारे पास फिर से ग्रो कर जाएगा। लेकिन कुछ सीड की वायबिलिटी कुछ महीनों तक की होती है, कुछ महीने के बाद तो मर जाते हैं, वो इनकैपेबल होते हैं। और मैक्सिमम जो सीड्स होते हैं दे आर कैपेबल, उसके बारे में बोला गया बस, ठीक है। और रही बात ये, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे कुछ बताया गया था कि फ्रूट्स के अंदर तुम्हारे सीड बनते हैं। तो ऑर्किड के ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सीड बनते हैं, कुछ पैरासाइटिक स्पीशीज जैसे कि ऑरोबैंके और स्ट्रिगा, जिसके भी अंदर तुमको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे जी। ओके ठीक है, चलो जी। सर लास्ट पैराग्राफ नहीं आ रहा है एपोमिक्सिस में टॉपिक में। अरे नहीं अभी आएगा ना, अभी एपोमिक्सिस पढ़ाया लेना, मैं पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा ध्यान रखो यार। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे एपोमिक्सिस कहते हैं जी। और यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? ये मिमिक्री कर रहा है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, क्लियर है? होता ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है कि सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या, ये हो गया तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये मिमिक्री किसकी कर रहा है? दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ओके यस डन। चलो अब ये होता कैसे, हाउ दिस इज डन, हाउ दिस इज डन, हाउ दिस इज डन, आ रहा है? अब बच्चों को अब यहीं पे समझ में नहीं आता है। देखो अब पूरे प्रोसेस को ना आराम से समझो। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था बच्चों, न्यूक्लियर सेल के बारे में। अगर आपको याद होगा, ओव्यूल में जो न्यूक्लियर सेल होते हैं, न्यूक्लियर सेल में से एक न्यूक्लियर सेल क्या बोलता है, एक सेल क्या बोलता है, मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा? मैं बिहेव करूंगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, मैं डिप्लॉयड बन जाऊंगा, ठीक है। और वो क्या करता है, अब नॉर्मली क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल तुम्हारे पास कौन से डिवीजन में जाएगा, ये कौन से डिवीजन में जाएगा? नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो ये मेगास्पोर मदर सेल तुम्हारा मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बना देता है जी। हम लोगों ने सब पढ़ा था इसके बारे में, मियोसिस में जाएगा। लेकिन अब एपोमिक्सिस में क्या होता है ना, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस ना करके ये माइटोसिस करता है। अगर ये माइटोसिस करेगा तो ये जो आपका एग सेल बनाएगा, ये जो एग सेल बनाएगा इसकी प्लॉइडी कितनी होगी? ओके डिप्लॉइड होगी। और ये एग सेल आगे चल के डेवलप कर जाएगा किसके अंदर? ये डेवलप कर जाएगा सीड में। मतलब क्या यहां पे किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा? दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये पूरा आपका एपोमिक्सिस का स्टेप है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मैमसी है मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करके तुम्हारे पास आगे मेगास्पोर बनाएगी, फिर बाद में डिजनरेशन होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन बनते हैं जी। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो है ना वो सीधा माइटोसिस करेगी और एक्सेल बना देगी। अभी एक्सेल डिप्लॉयड है और ये तुम्हारा डेवलप कर जाता है सीड में, तो किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस,
ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग को एपोमिक्सिस हम लोग डेवलप किए। देखो समझिए बच्चों, अगर एक प्लांट है जो कि हाइट में बहुत लंबा है, शुगर कैन का एग्जांपल लेते हैं, शुगर कैन का हाइट में बहुत लंबा है लेकिन इसकी ईल्ड बहुत कम है, इसकी ईल्ड बहुत कम है। ये टॉल तो बहुत है, ये टॉल बहुत है लेकिन इसकी ईल्ड बहुत कम है। लेकिन क्या ये तुमको चलेगा, क्या ये तुमको चलेगा? ओके, इसकी जो क्वालिटी है वो ईल्ड की क्वालिटी वो बहुत कम है, ये तुमको नहीं चलेगा। और एक मेरे पास एक ऐसा है, एक ऐसा तुम्हारे पास शुगर कैन का सेम स्पीशीज है जो कि डॉर्फ है, छोटा है लेकिन इसकी क्वालिटी जो ईल्ड है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के क्रॉस कराएंगे और एक न्यू प्लांट को डेवलप कराते हैं। अब इनसे जो तुम्हारे पास न्यू प्लांट बना हुआ है, जो न्यू प्लांट बना हुआ है, अब ये तुम्हारा टॉल भी होगा और इसकी ईल्ड भी ज्यादा होगी, ईल्ड भी मैक्सिमम होगी, होगी होगी इसकी ईल्ड भी मैक्सिमम होगी। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस, माता बहुत कंफ्यूज करती है जगह पे। अब देखो, तो ये तुम्हारा एक जनरेशन का काम हो गया, ये एक जनरेशन का काम हो गया कि सर हाँ, अब मेरे को अगर इसको बार बार चाहिए तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हम लोग क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। ओके, इसका हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, तुम्हारे पास क्या होगा, ये आगे ग्रो करेगा। अगर आपको याद होगा हम लोग क्या है, डिप्लॉयड है, आर वी डिप्लॉयड, आर वी डिप्लॉयड। बताओ, हमारे 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर का क्रोमोसोम है। तो जब मेरा जो अपना स्पर्म होता है और जो एग होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, स्पर्म और एग की प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। मतलब जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो क्या सेग्रीगेट करते हैं क्या क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं। अब ये ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर हो गया पेरेंट बॉडी, ये तो डिप्लॉयड है ना, ओवरऑल डिप्लॉयड है। जब मुझे इसका अगला जनरेशन करवाना पड़ेगा तो इसका गैमीट तो बनेगा ही ना। तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या तुम्हारे जो कैरेक्टर्स हैं वो तुम्हारे सेग्रीगेट कर जाएंगे। अभी तो हाइब्रिड प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है। ठीक है, चलो इस जनरेशन का तो काम हो गया, अब मुझे इसका आगे चल के और भी मुझे चाहिए, अगले साल भी मुझे चाहिए। तो बार बार अगर हाइब्रिड बनाऊंगा तो कितना महंगा पड़ेगा वो मेरे लिए, है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा, क्योंकि बार बार पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये लॉजिक लगाता हूं, अगर मैं सीधा इसी को अगर मैं बोल दूंगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आगे होगा तो गैमीट फॉर्मेशन में मेरे जो कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएंगे। अगर कैरेक्टर सेग्रीगेट कर गए मतलब एक ऐसा कैरेक्टर आ जाएगा कि जो अगला जनरेशन ऐसा होगी, कुछ प्लांट जो वो बौने हो जाए और यील्ड खत्म हो जाए। पॉसिबिलिटी ये भी तो, बिकॉज पेरेंट में जीन्स हैं, तो उसको उससे बचने के लिए, ये इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसकी एपोमिक्सिस करवा देते हैं, हम लोग एपोमिक्सिस करवा देते हैं, एपोमिक्सिस जो कि तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इससे क्या क्या तुम्हारा कैरेक्टर सेग्रीगेट करेगा। अगर मैंने एपोमिक्सिस करा दिया तो कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट नाउ, कैरेक्टर डू नॉट सेग्रीगेट, कैरेक्टर डू नॉट सेग्रीगेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एपोमिक्सिस, क्यों बनाया गया? तुम्हारी माता ना बड़ा कंफ्यूज करके लिखती है इसको। ओके, क्योंकि अगर हम लोग हाइब्रिड सीड अगर बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा ना, तो उसके लिए अपन एपोमिक्सिस करवा दी कि भाई कैरेक्टर्स का सेग्रीगेट ना करे, ये परमानेंट रहे और इसी को बार बार ईल्ड किया जाए। तो जब अपन केले खा रहे हैं ना, वो केले भी एपोमिक्सिस की प्रोडक्ट एक टाइम पे था, इस तरीके से बनाया गया था, मतलब पार्थेनोकार्पी के द्वारा। क्या बात है समझ में आ रही? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्या हो रहा है। देखो, हाइब्रिड सीड जब भी अपन बनाते हैं उसमें अपन क्या करेंगे, एक दो पेरेंट को लेते हैं अलग अलग सेम स्पीशीज के लेकिन अलग अलग क्वालिटी के। तो मेरा एक हाइब्रिड सीड बन गया। अब हाइब्रिड सीड का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जब उसको अगले जनरेशन में अगर हम उसको जब ग्रो करवाएंगे तो उसमें ना कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन में, कॉमन सी बात है ना, क्योंकि उसके पास दोनों पेरेंट की क्रोमोसोम्स हैं। अगर कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे तो मेरा हाइब्रिड कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। खत्म ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस हाइब्रिड का एपोमिक्सिस करवा देते हैं कि कैरेक्टर को सेग्रीगेट होने न दिया जाए। लाइन क्लियर हो गई क्या? ये लाइन क्लियर हो गई जी। इसका बेस्ट एग्जांपल कोई मुझे बताएगा क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास, ओके, एस्टेरेसी फैमिली और तुम्हारा ग्रासेस, बेस्ट एग्जांपल है, एंड ग्रासेस। क्लियर? एस्टेरेसिस एंड ग्रासेस, डन है, सॉर्टेड है। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास, पॉलीएम्ब्रियोनी। खत्म कर दे, 5 मिनट का टॉपिक है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी, आइए खत्म करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी को जी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है?
मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो। अब ये बनता कैसे, देखो अगर बेटा जी, अगर आपको याद होगा, समझो ये मेरा ओव्यूल है, हमारे ओव्यूल, ठीक है। अब यार मैं एक और एक लेयर बनाता हूं, जिससे कि और ये मेरे न्यूक्लियर सेल्स हैं, जूम कर दिया मैं थोड़ा। ये कौन है बच्चों, न्यूक्लियर सेल। नॉर्मली तुम्हारे पास एक ही एम्ब्रियो बना था बच्चों, एक ही एम्ब्रियो बना था। अगर आपको याद होगा, ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सेल कहते हैं क्या। अब नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियर सेल है, ये जो न्यूक्लियर सेल है वो एक्चुअली में क्या करता है, एक न्यूक्लियर सेल बोलता है कि सर मैं मैमसी बनूंगा, मतलब डिप्लॉइड बनूंगा, मैं मैमसी बनूंगा और मैं तुम्हारा आगे चल के एम्ब्रियो बनाऊंगा। तो फिर तुम्हारे पास वो, तुमने डायलॉग सुना है ना कि पंचायत का, कि तुम्हारे पास में एक कैरेक्टर है विनोद, विनोद कहता है ना कि हेलो हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, हमको मकान मिलना चाहिए, वो डायलॉग सेम वही है। अब यार यहाँ पे क्या होता है ना, एक न्यूक्लियर सेल बोलता है कि मैं एमसी बनूंगा, दूसरा बोलता है भैया भैया हमको ही बनने दीजिए ना प्लीज प्लीज, अच्छे भैया ना। तो दूसरा वाला क्या बोलता है, जो दूसरा न्यूक्लियर सेल है, बोलता है सर मैं भी एमसी बनूंगा। तीसरा बोलता है भैया उनको आप बोले मेरे को ही बनना है। तीसरा बोला मैं भी एमसी बनूंगा, हम भी बनेंगे। तो चौथा बोल रहा है भैया मेरे साथ ना इंसाफी होगा क्या भैया, हम पश्चिम टोला के तो हम हमारे साथ ना इंसाफी होगा क्या, हम भी बनेंगे। दक्षिण टोला वाला बोल रहा है हम भी बनेंगे। अब देखो क्या हुआ जी, इतने सारे मैमसी आ गए। अब क्या होगा बच्चों, अब बताओ जी क्या होगा जी। अब सराउंडिंग न्यूक्लियर सेल्स आपस में प्रोट्रूड कर गए क्या अंदर, इनसाइड, और एम्ब्रियो सैक की, और क्या बना दी, मल्टीपल एम्ब्रियो बना दिए। तुम्हारी एनसी माता एक लाइन कहती क्या कि सराउंडिंग जो न्यूक्लियर सेल थे वो अंदर की ओर प्रोट्रूड कर गए क्या जी, प्रोट्रूड्स इनसाइड एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब बताओ क्या मोर देन वन एम्ब्रियो बनेगा, क्या मोर देन वन एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मैं तुमको दे रहा हूं। क्या वो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे आएगा, नीट गोयल भाई, नहीं आएगा ना स्पोरोजिनस टिश्यू, यहां पे मत बोलो, वो तो मेल में चलेगा ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, अब ये सारे जो मैम्स है ना वो मिलके बहुत सारे एम्ब्रियो बना देंगे, तो एक ही एम्ब्रियो सैक में इतने सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगो। यस, ठीक है, आ जाओ जी। ओके, नो म्यूसिस नो फॉर्म द पॉलियम, हाँ किसी प्रकार म्यूस नहीं होगा, नहीं ना आगे एम्ब्रियो बनेगा सीधा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों, क्या कोई दिक्कत है यहां तक किसी को। एपोमिक्सिस में क्या किया अपन ने, जो मेरा मैमसी था उसने माइटोसिस किया था, ठीक है। और पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हुआ जी, हर न्यूक्लियर सेल के अगल बगल के प्रोट्रूड करके एम्ब्रियो सेल के अंदर बोलते हैं हम बनेंगे मैमसी, और मिलके बहुत सारा एम्ब्रियो बना दिया। ओके डन। आइए अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, माता क्या कहती है, उसके बाद तुम्हारे मैं डाउट्स ले लूंगा जी। ओके सुनो जी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर देखो, ऑल दो सीड इन जनरल्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सीड कैसे बन रहा है, क्या सीड तुम्हारा फर्टिलाइजेशन से बनता है क्या जी। लेकिन अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि तुम्हारी एस्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली के मेंबर, इनमें क्या होता है, एस्टेरेसी और ग्रासेस में क्या होता है, ओके, दे हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म, इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड बने विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, अपन एपोमिक्सिस कहते हैं जी। अच्छा, व्हाट इज अ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं कि पार्थेनोकार्पी कहते हैं, नो कार्पी कहते हैं। ओके, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये एपोमिक्सिस करते कैसे जी, देखो तो एपोमिक्सिस एक्चुअली में कैसा प्रोसेस है, सेक्सुअल है असेक्सुअल है, ये तुम्हारा एक असेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, ये तुम्हारा एक्चुअली में एक असेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, लेकिन वो किसकी मिमिक्री कर रहा है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मिमिक्री कर रहा है तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है। देखो there are several ways of development of apomictic seeds, बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास बनाने के। अब एक तरीका क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पे पीछे क्या,
कि जो मैमसी है वो तुम्हारे पास सीधा क्या करेगा, माइटोसिस करके डिप्लॉयड एग सेल बना देगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है जी, इन सम स्पीशीज, इन दी सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। देख रहे हो, आ गया लाइन, लाइन समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया कि भाई डिप्लॉयड एग सेल बन गया माइटोसिस से, किससे, किसके द्वारा, तो विदाउट एनी रिडक्शनल डिवीजन। ओके, और ये तुम्हारे पास किसमें डेवलप कर जाएगा, डिप्लॉयड एग सेल, एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, सीड में डेवलप करेगा और बाद में वो तुम्हारे पास एम्ब्रियो बना देगा जी। ठीक है, तो ये डेवलप करेगा तुम्हारे एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन जी। और सिट्रस और मैंगो में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ये हो गया तुम्हारा एपोमिक्सिस खत्म हो गया। अब सिट्रस और मैंगो में क्या देखने को मिलता है, मोर ऑफन एज इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स। अब न्यूसिलर जो सेल्स होते हैं, अब ये तुम्हारा पॉलीएम्ब्रियोनी शुरू हो गया जी, सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब क्या पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या था कि अगल बगल के न्यूसिलर सेल्स है ना, वो डिवाइड करके अब अंदर की ओर आने लगते हैं एम्ब्रियो सैक के, बोलते हैं मैं बनूंगा मैमसी, मैं बनूंगा मैमसी। ठीक है जी, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, इन सच ए स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स अ मेनी एम्ब्रियो। अब इसका मतलब क्या हो गया जी, हर एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए, पॉलीएम्ब्रियोनी जी। Occurrence of more than one embryo in the seed is referred to as a polyembryony। इसी को अपन पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, इसी को अपन पॉलीएम्ब्रियोनी, मैं करवा दूंगा जी। ओके यस, ठीक है, चलो जी। अब टेक आउट द सम सीड ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। ये करना तुम, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ, अच्छा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो तुम्हारे पास, उसका जेनेटिक नेचर क्या होगा, क्या होगा, ये आइडेंटिकल होंगे टू पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, क्या ये पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे, यस। क्या हम इसे क्लोन्स कह सकते हैं, कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स, यस, इसे क्लोन्स कह सकते हैं। ओके, अब देखो हाइब्रिड सीड का प्रॉब्लम क्या था, हाइब्रिड सीड का प्रॉब्लम क्या था, सुनो अब ये वाली पॉइंट। ओके, क्या ही पढ़ा रहे हो, ओके दिवेश ठाकरे, देखो आ गया, तू बहुत लेट आया बेटा। ठीक है, मुझे पता है कि तू भी कुछ उल्टा बोलने वाला है, पूरा पढ़ ले बेटा पहले एक बार, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्या सभी को एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्लियर हो गया। एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है बेटा जी, एपोमिक्सिस में जो मेरा मेगास्पोर मदर सेल है वो तुम्हारा माइटोसिस करता है, रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा, और वो तुम्हारा डिप्लॉयड एक्सेल बना देगा, और वो डिप्लॉयड एक्सेल तुम्हारे एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, जो कि तुम्हारे बाद में सीड बना देगा जी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता थी, अगल बगल के न्यूसिलर सेल थे बहुत सारे, वो प्रोट्रूड कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर और बोलते हैं मैं बनूंगा मैमसी, और आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो, आपके एम्ब्रियोज बना देते हैं। तो पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलता है। चलो अब हाइब्रिड का प्रॉब्लम क्या था, हाइब्रिड का प्रॉब्लम अब देखो यहाँ पे बताया गया जी, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सेवरल ऑफ आवर फूड्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। अब कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड हैड ट्रेमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखो हाइब्रिड सीड का फायदा क्या है ना, कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है, पढ़ा दूंगा स्ट्रगल, ठीक है पढ़ा देता हूं, बढ़ गई। देखो लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड सीड के साथ, एक प्रॉब्लम है क्या, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। क्यों, क्योंकि उसके कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं। देखो if the seed is collected from the hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। अगर हाइब्रिड प्लांट की अगर सीड को अगर अपन ने स्नो किया तो उसे कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे, कंफर्म है जी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं जी, एपोमिक्सिस करा के सेग्रीगेशन को रोक दे, कैरेक्टर सेग्रीगेट ही ना करे। इसका एक अच्छा तरीका वही है। देखो अब इफ दिस हाइब्रिड्स मेट इनटू द एपोमिक्टिक, हो गया, आगे लाइन क्लियर हो गया। उसके लिए कह रहा हूं बेटा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी समझो। अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगा ना तो ये बड़े बड़े मॉड्यूल्स, बड़े बड़े पैसे देके तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, कुछ सेंस नहीं बनेगा। आपको अल्टीमेटली एनसीईआरटी समझना पड़ेगा, यहीं से सवाल निकलने वाला है जो निकलने वाला है। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड का प्रॉब्लम क्या था, मैंने बताया प्रॉब्लम क्या था कि अगर हाइब्रिड सीड को अगर अपन जमीन में डालेंगे तो प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आपका कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाता है। ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए हम उसको एपोमिक्टिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, तो एपोमिक्सिस करवा देंगे तो कैरेक्टर तुम्हारे सेग्रीगेट नहीं करेंगे जी। ओके ठीक है, चलो जी आ जाओ जी। अच्छा सो जैसे अगर अपन ने एपोमिक्टिक कर दिया, सीड को एपोमिक्टिक कर दिया, सो देयर इज अ नो सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर इन द हाइब्रिड। देख रहे हो, अब तुम्हारा हाइब्रिड प्रोजेनी में किसी प्रकार का भी सेग्रीगेशन नहीं होगा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यस आगे समझिए,
then the farmers can keep using the hybrid seed to raise the new crop every year and it does not have to buy the hybrid seed every year. तो उसको हाइब्रिड सीड बाय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कैरेक्टर सेग्रीगेट कभी करेंगे नहीं. मजा आ गया. आगे सुनो. बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री. याद रखना एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस कहां पर है बेटा जी? एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में. ठीक है. ओके. एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मेनी लेबोरेटरी अबाउट द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ द. अभी हमें पता नहीं कि एपोमिक्सिस का जेनेटिक्स कैसे काम करता है. ओके. एंड टू ट्रांसफर द एपोमिक्टिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड वेराइटीज. कि अगर हमें एपोमिक्टिक जीन के बारे में अगर पता हो जाएगा जी, हम लोग सीधा हाइब्रिड के अंदर डाल देंगे कि बार बार का झमेला ही खत्म हो जाएगा. ओके. एपोमिक्सिस बार बार करना ना पड़े, वो जीन में फिक्स हो जाएगा फिर. ठीक है. बाय दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. मैं समरी लाया नहीं हूं आज, और क्वेश्चन अपन कल करेंगे. क्वेश्चन अपन सबका कल करेंगे. कल सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा और कल स्टार्टिंग में पहले समरी पढ़ा दूंगा. कल आके पहले समरी पढ़ा दूंगा और यूट्यूब पर ही कल प्रैक्टिस लूंगा मैं. ओके. मजा आ गया, मजा आ गया. अभी यार रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो तो प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक डाल देना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है. सो दैट कि यार उससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हारे लिए अच्छे कंटेंट बनाए. तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे बैठ के एकदम क्या कहते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट करवा के चीजों पढ़ाना है. अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारे प्रॉप्स वी आर मेकिंग. मंडे को ना पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बताएंगे किस तरीके से काम करता है प्रॉप के ऊपर. ओके. देखो कैरेक्टर कैसे सेग्रीगेट कर रहा है. सुरभि प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, लेकिन गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे मियोसिस करना पड़ेगा. अब हाइब्रिड प्लांट में क्या है जी, दोनों प्लांट का क्वालिटी है. एक प्लांट टॉल था और उसमें क्या कहते हैं ईल्ड की क्वालिटी बहुत कम थी. दूसरा प्लांट डॉर्फ था और ईल्ड की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी. इनको मिला के अपन एक हाइब्रिड बनाया, बट इसके अंदर क्वालिटी दोनों की है. अगर जीन से अगर सेग्रीगेट करेंगे तो कुछ ऐसे प्लांट बन सकते हैं तुम्हारे पास जो हाइट में भी छोटे और ईल्ड भी कम हो, या हाइट में बड़े हैं और ईल्ड भी नहीं है, तो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं. ओके. चलो जी, बहुत अच्छे समझ में आ गया. तो प्लीज एक फीडबैक आप लोग डाल दीजिएगा जी. ओके. ठीक है. आपने 12 बजे ही बोला था. ओके. चलो जी, डन. हाँ, मजा आ गया. हाँ चलो रेनू, मैं तुम्हारे क्या डाउट है एक बार डाउट मुझे पूछो जी. सर पैक का फॉर्मेशन, अंजलि पैक कैसे बनेगा जी? सेंट्रल सेल तुम्हारा पैक बनाता है, सेंट्रल सेल जी. सर एपोमिक्सिस को शॉर्ट बना देना ना आप प्लीज, फुल रहेगा. ओके सुनो उषा, देखो एपोमिक्सिस क्या बोलता है, नॉर्मली सीड जो है ना वो फर्टिलाइजेशन से बनता है. हमने बोला ना कि हम ना सीड को विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे जी? हम लोग ना मैमसी को ना रिडक्शन डिवीजन में भेजेंगे नहीं, हम उसका माइटोसिस करा दिए और क्या बना दिया उसने, आपका एक्सेल बना दिया. अब वो एक्सेल तुम्हारा डेवलप होकर एम्ब्रियो में सीड बन गया, तो वो रिडक्शन डिवीजन ना हो गया, तुम्हारा माइटोसिस हो गया बस. ओके. हाँ, आज निश्चित साबजी क्लास है, आज तो एसआरजी का टेस्ट सीरीज है ना, प्लस टेस्ट सीरीज है. रौनक यार काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो मैं सबसे पहले अपडेट दे दूंगा जी. मजा आ गया जी. थैंक यू इक्वलाई, लव यू. चलो यार सारे बच्चों के लिए लव यू टू यू. सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से. ओके. ठीक है. तो कल तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, इसका सब कुछ कल अपन करवा लेंगे. ओके. क्वेश्चन अपन पंडित लकी कल कर लेंगे. हाँ PYQ से मैं करवा दूंगा, मैं सब करवा दूंगा. नीलम कह रही कि सर एपोमिक्सिस फिर से देखो यार, तुम सब भूल गए क्या? देखो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सीड का फॉर्मेशन करें विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है ना कि ये एक्चुअली में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फिर, बिकॉज सीड अगर हम लोग बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये असेक्सुअल हो गया जी. अब ये असेक्सुअल एक्चुअली में मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल की. अब बनाते कैसे हैं जी? हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारे पास न्यूक्लियर सेल होता है ओव्यूल का, ओके, वो उसका एक सेल जो मैमसी बनता है, ये मैमसी मियोसिस ना करके माइटोसिस कर लेता है. अब माइटोसिस करेगा तो तुम्हारे पास प्लॉइडी क्या होगी, एक्सेल की डिप्लॉइडी रहेगी. अगर एक्सेल अगर डिप्लॉइड रहेगा तो डेवलप करके सीड बना देगा. किसी प्रकार का मियोसिस का जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे. इसको कहते हैं अपन एपोमिक्सिस. तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. इसका फायदा होता है तुम्हारे पास हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में. कैसे हाइब्रिड अगर बनाएंगे, अगर अगला जनरेशन अगर उस प्लांट का बनाना है, अगर बीज को डालेंगे तो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाएगा. अगर उसका अगर मैं एपोमिक्सिस करवा दूंगा तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेगा. पॉलीएम्ब्रियोनी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं जी. हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर सेल जो होते हैं वो तुम्हारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियर सेल ये तुम्हारे आते हैं और वो मैमसी बनते हैं और वो तुम्हारा एम्ब्रियो बनाते हैं जी. ठीक है. अब क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी में, क्या होता है बहुत सारे न्यूक्लियर सेल जो है ना वो अंदर की ओर प्रोट्रूड कर जाते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर की ओर, कहते हैं मैं बनूंगा मैमसी, और वो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगते हैं इन द सिट्रस एंड मैंगो. मजा आ गया. ओके सर आप ही वाईटी पे सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन देते हो. हाँ यार प्रॉब्लम, सो सॉरी यार मैंने तुम्हारा डाउट नहीं देखा जी. सर मेरे 321 मार्क्स से कहाँ एडमिशन हो सकता है, मुझे पार्शियल ड्रॉप. यार अगर तुम्हारे 2 से ऊपर ड्रॉप हो चुके तो तुम पार्शियल ड्रॉप लो. अगर एक ही ड्रॉप हुआ है तो तुम सेकंड के लिए फुल ड्रॉप जा सकती हो. 321 पे तुमको होम्योपैथी बहुत आराम से मिल जाएगा रेनू. ठीक है. चलो जी. ओके.
प्राइवेट होम्योपैथी मिल जाएगा, सरकारी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट मिल जाएगा। ओके यस डन, मजा आ गया। चलो सर हमें डिमोटिवेशन फील हो रहा है पढ़ने, कितने बच्चे पढ़ने का मन नहीं करता यार। देखो यार, एक कहावत मैं अक्सर कहता हूं मेरे प्लस वाले क्लास में भी, कि बाप धूप पे चलता है और माँ तवे पे चलती है, तब जाके एक बच्चे की परवरिश होती है। और हम कह रहे हैं कि सर हम थक जा रहे हैं। जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो एक बात का तुम हरदम ध्यान रखना कि इस समय जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पिताजी कहीं ना कहीं खट रहे हैं, मेरे लिए खट रहे हैं। और जिस दिन मेरा नीट में सिलेक्शन होगा तो मेरे साथ मेरे पिताजी भी बहुत खुश होंगे। बिकॉज जब आप नीट की तैयारी करते हो ना, आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा नीट निकलेगा ना, तो सबसे खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होगा। तुम्हारे पिताजी जाएंगे ऑफिस में और बोलेंगे देखो यार मेरा बेटा मेरी बेटी ने नीट एग्जाम निकाल दिया, अब सरकारी एमबीबीएस में पढ़ेगा। तो ये बात हरदम ध्यान रखना कि इसके लिए तुम कभी थको मत यार। अगर पप्पा अगर दिन के 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं ना, तो तुमको 12 घंटे पढ़ाई करना है, बस करना पड़ेगा। तभी तुम है ना वो औकात का लेवल तुम क्रॉस करोगे। एक हमारे सोसाइटी ने एक औकात का एक लाइन बना दिया है, इस औकात की लाइन को क्रॉस करना है तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, आराम से काम नहीं होगा यार, ठीक है। चलो यार, टेलीग्राम जो है ना वो अनमोल शर्मा लाइव, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डन है बच्चों, डन। चलो मिले अपन कल जी, ओके ठीक है। चलो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए बच्चों, क्या कि आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एकदम डिटेल्ड में मेरी मेंटरशिप में अगर आपको पढ़ना है अनअकैडमी प्लस आप पे आ जाओ, ठीक है। कोड क्या लगाओगे, बायोलॉजी लाइव लगाओगे, और अनअकैडमी प्लस लेने के बाद आप अनमोल शर्मा 1238@gmail.com पे आप शेयर कर देना कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं। प्लस का फायदा क्या है ना कि यहाँ पे रेज हैंड है, मैं वाइवा लेता हूँ, यहाँ पे तो वाइवा नहीं ले पाता हूँ, कमेंट में ही बात होता है बस। वहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है और पोल मिलता है, तो मैं तुम्हारा रिजल्ट को भी ट्रैक कर पाता हूँ। उसके लिए प्लस इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। वैसे फ्री में तुम्हारा हर दिन टेस्ट सीरीज चली रहा है सुपर 30, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा जी अपन अगले सेशंस के अंदर, अगले सेशंस के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।